ये कहानी एक क्रूर दुनिया में सेट है जहां कमजोरों का खून ताकतवरों द्वारा लगातार बहाया जाता है। इस जगह में केवल सबसे शक्तिशाली ही उस खून को पी सकते हैं और अराजकता के बीच जीवित रह सकते हैं। एक अंधेरे घने जंगल में एक हिरण जैसा दिखने वाला जीव शांति से चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस पर नजर रखी जा रही है और शिकारियों द्वारा इसे पहले ही शिकार के रूप में चिह्नित किया जा चुका है। झाड़ियों में छिपा हमारा मेन कैरेक्टर शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कोई उसे शांत रहने की सलाह देता है। फिर वह अपनी पूरी ताकत से धनुष की डोरी को पीछे खींचता है और परफेक्ट शॉट की तैयारी करता है। उसका साथी सिग्नल देता है और वह तीर को उस बेचारे जानवर की ओर छोड़ देता है। हालांकि जैसे ही वह शूट करता है, जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजती है और वह जीव शोर से डर जाता है। हताशा में बूढ़ा आदमी प्रोटेगोनिस्ट का नाम चिल्लाता है, जोहान। जोहान एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ टूटे हुए धनुष को पकड़े हुए दिखाई देता है, जबकि उसका मास्टर उसकी विफलता के लिए उसे डांटता है। वह यह कहते हुए अपना बचाव करने की कोशिश करता है कि धनुष बहुत आसानी से टूट गया, लेकिन उसका मास्टर जवाब देता है कि उसने इसे सिर्फ एक हफ्ते पहले खरीदा था। बूढ़ा शिकारी रोना शुरू कर देता है और शिकायत करता है कि जोहान एक नोबल होने के नाते एक शिकारी होने पर इतना फिक्सेटेड नहीं होना चाहिए। वह आगे कहता है कि युवक धनुष के बजाय तलवारों का उपयोग करना सीख सकता था। शिकायतों को सुनकर जोहान एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव होता है। फिर वो जवाब देता है कि एक स्पोर्ट्समैन होने से बिलों का भुगतान तब तक नहीं होता जब तक आपको कोई काम नहीं मिल जाता। मास्टर पैसे के मुद्दे पर सहमत होता है और दोनों शिकार करने के लिए दूसरी जगह जाने का फैसला करते हैं। एमसी सोचता है कि इस सड़ी हुई टूटी हुई दुनिया में जीवित रहने के लिए उसे पैसे की जरूरत है। हमें पता चलता है कि उसका नाम जोहान एट्स है और वो अपने पिछले जीवन में एक दुर्घटना के बाद इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था। एक नोबल के रूप में पुनर्जन्म लेने के बावजूद वह परिवार के टोटेम पोल में सबसे नीचे है और उसे कुछ भी विरासत में नहीं मिलेगा। वर्तमान में वापस उसका साथी उसे चेतावनी देता है क्योंकि उनके सामने जंगली भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है। फिर भेड़िए गुस्से से हमला करते हैं और क्लियरिंग में दो शिकारियों पर अपने तेज दांत दिखाते हैं। बिना सोचे समझे बूढ़ा शिकारी पूंछ दबाकर भाग जाता है और जोहान को पीछे छोड़ देता है, लेकिन प्रोटेगोनिस्ट शांत रहता है और उस दुनिया की प्रकृति पर विचार करना शुरू कर देता है जिसमें उसका पुनर्जन्म हुआ है। वह समझता है कि ये जगह एक क्रूर मध्ययुगीन युग का एक बहुत ही यथार्थवादी और गंभीर प्रतिनिधित्व है। क्रूरता इतनी अधिक है कि इस सुनसान जगह में मरने वालों को भी आराम नहीं मिलता है। उसका साथी सोचता है कि क्या शव उनके गांव के हैं, लेकिन जोहान कहता है कि यह जानना असंभव है। युवक फिर निश्चितता के साथ कहता है कि इस दुनिया में कमजोर सिर्फ ताकतवरों के लिए शिकार हैं। इस कठोर एहसास के साथ वह अपनी मुट्ठी भींचता है, ये तय करते हुए कि वह कभी भी एक आसान टारगेट नहीं बनेगा। उस भाग्य से बचने के लिए वह दहाड़ता है। उसकी आंखें तीव्रता से चमकती हैं कि उसे सबसे ऊपर जिस एक चीज की जरूरत है वो है पैसों का पहाड़। उसे अपना शुरुआती आगमन याद आता है जब वो किसी स्पेशल स्किल या स्टेटस विंडो के प्रकट होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब हकीकत ने ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं दिया तो उसने अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को एक अकेले सब कुछ झोंक देने वाले लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया। बैंक बनाना। पर्याप्त कैश के साथ वह अंततः इस मनहूस क्षेत्र से बच सकता था और वो जो चाहे कर सकता था, जैसे कि एक व्यापारी या किसान बनना। जब वो अपने लालची विचारों में खोया हुआ होता है तो उसका मास्टर उसे पास में मिली किसी चीज को देखने के लिए बुलाता है। शिकारी उसे इम्स ग्रास नामक एक दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी दिखाता है जो खून बहना रोकने के लिए बहुत अच्छी है। बिना किसी हिचकिचाहट के जोहान उसके हाथ से पौधा छीन लेता है और केवल यह सोचता है कि यह कितना महंगा और मूल्यवान होगा। उसके चेहरे पर एक मजेदार भाव के साथ वह मानसिक रूप से उसे कैश के लिए धन्यवाद देता है। अपने साथी को पूरी तरह से अवाक छोड़ देता है। एक पल बाद जोहान जमीन पर एक छोटी सी थैली की ओर इशारा करता है और कहता है कि मास्टर ने कुछ गिरा दिया है। वह थैली उठाता है, लेकिन शिकारी कहता है कि यह उसकी नहीं है और उसे यह अजीब लगता है क्योंकि जंगल में इतनी गहराई में कोई और नहीं जाता है। अचानक मास्टर चौंक जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जैसे कि उसे कुछ भयानक एहसास हुआ हो। दोनों चौंक कर ऊपर देखते हैं क्योंकि उन्हें जंगल के अंधेरे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। अचानक पेड़ों के बीच से एक हताश आवाज गूंजती है जो मदद के लिए चिल्ला रही है और बेतहाशा भाग रही है। चीखें और भेड़ियों की गुर्राहट सुनकर जोहान और उसका साथी डर से आवाज की ओर देखते हैं। फिर वे एक छोटी लड़की को एक पेड़ में घिरा हुआ देखते हैं। वो सैल भेड़ियों के झुंड से घिरी हुई। मास्टर उसे डेल रॉबर्ट की बेटी के रूप में पहचानता है और सोचता है कि एक बच्ची जंगल में इतनी गहराई में क्या कर रही है। भेड़िए सामान्य से बड़े और अधिक आक्रामक लगते हैं और लड़की पर अपने दांत दिखाते हुए गुर्रा रहे हैं। भयभीत शिकारी कहता है कि वे अकेले इतने सारे भेड़ियों को नहीं संभाल सकते हैं और मदद लेने के लिए पीछे हटने का सुझाव देता है, लेकिन जोहान उसे भागने से रोकता है और खतरे की ओर बढ़ने का फैसला करता है, जिससे बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है। जोसेफ चिल्लाता है कि यह खतरनाक है क्योंकि भेड़िए इंसानों के शिकारी होते हैं, लेकिन प्रोटेगोनिस्ट उसे आश्वस्त करता है। युवक कहता है कि वह झुंड का ध्यान भटकाएगा
ताकि उसका साथी लड़की को सुरक्षित रूप से बचा सके। शिकारी स्तब्ध है, यह विश्वास नहीं कर पा रहा है कि एक नोबल एक आम आदमी को बचाने के लिए खुद को चारे के रूप में पेश करेगा। हालांकि जोहान के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान है, क्योंकि उसने महसूस किया है कि यह स्थिति एक सोने की खान है। वह कम से कम 10 भेड़ियों को गिनता है और पहले से ही उन सभी के पेल्ट्स को बेचने से होने वाले लाभ की गणना शुरू कर देता है। कानों तक फैली मुस्कान के साथ वह अपने कीमती छोटे मनी मेकर्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। युवक का रवैया देखकर उसका साथी पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है और उसे पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। फिर प्रोटेगोनिस्ट एक अजीब मुद्रा के साथ अपनी तलवार निकालता है और जोसेफ उसकी खराब तलवारबाजी पर सवाल उठाता है। बिना समय गंवाए जानवर उसकी ओर बढ़ते हैं और आसन्न हमले के लिए तैयार रहते हैं। युवक जानवर के हमले को रोकने के लिए तेज गति से आगे बढ़ता है। वह अपनी तलवार से पहले भेड़िए को रोकने में कामयाब होता है और उस क्रूर प्राणी के हमले को रोकता है। जानवर ब्लेड पर जोर से काटता है और उसे अपने नुकीले दांतों से तोड़ने की कोशिश करता है। तोड़ने को तैयार नहीं, वह अपने जबड़े से तलवार पर दबाव डालता रहता है। प्रोटेगोनिस्ट के आश्चर्य के लिए जंगली भेड़िए के काटने के बल से तलवार टूट जाती है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, एक और जीव बगल से उस पर हमला करता है। उसका मुंह चौड़ा खुला होता है और काटने के लिए तैयार होता है। लड़ाई की अराजकता के बीच युवक एक क्रूर दृश्य में जंगली जानवरों से घिरा हुआ है। जोसेफ डर से देखता है और निराशा में जोहान का नाम चिल्लाता है और सबसे बुरे का डरता है। इस बीच कहीं और घटनाएं बहुत अलग तरीके से सामने आ रही हैं। 8वें क्षेत्र में नोबल परिवार एक बड़े दल के साथ बाल्टोडेन गांव का निरीक्षण कर रहा है। गरीब गंदे ग्रामीण डर से अपना सिर झुका लेते हैं। जैसे ही नोबल का जुलूस गुजरता है, एक बूढ़ा आदमी एक बच्ची को गले लगाता है और उसे चारों ओर के उत्पीड़न और दुख के दृश्य से बचाने की कोशिश करता है। मैडम एट्स नाम की एक रखेल वहां जमा हुए आम लोगों से आने वाली दुर्गंध के बारे में शिकायत करती है। परिवार का सबसे बड़ा बेटा फिलिप एट्स एक गंभीर और उदासीन भाव से दृश्य को देखता है। क्षेत्र का स्वामी जैसन एट्स भी उस जगह की बदबू के बारे में शिकायत करता है और इसे एक दयनीय मैदान कहता है। फिलिप अपने पिता को सूचित करता है कि जोहान मौजूद नहीं है और उसे खोजने के लिए सैनिकों को भेजने की पेशकश करता है। महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान अपने सबसे छोटे बेटे की अनुपस्थिति के बारे में जानने पर जेजोनेटस गुस्से से फट पड़ता है। वह चिल्लाता है कि उसे जोहान की परवाह नहीं है और लड़का अपनी मां के समान दुखद अंत को प्राप्त कर सकता है। तिरस्कार के भाव से क्षेत्र का स्वामी अपने अनुपस्थित बेटे को कोसता और नीचा दिखाता रहता है। अचानक जेजेन अपने घोड़े को रोकता है और गांव के प्रवेश द्वार पर घास का एक विशाल ढेर देखता है। वो सवाल करता है कि यह क्या है और ग्रामीणों में से घुटने टेक देता है। स्थिति को समझाने से पहले माफी मांगता है। ग्रामीण कहते हैं कि उन्होंने जोहान के ट्रेनिंग ट्रैप को ढक दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे बदसूरत हैं। जेजिन जोहान के ट्रेनिंग के विचार पर हंसता है और घास को देखते हुए अपने बेटे को एक दयनीय कीड़ा कहता है। लेकिन जैसे ही वह करीब से देखता है तो उसका भाव बदल जाता है जब वो देखता है कि नीचे क्या छिपा था। घास के नीचे उसे कई लकड़ी के लट्ठे मिलते हैं जिन पर घूंसों और लातों के गहरे निशान होते हैं। जेजिन नष्ट हुए लट्ठों की संख्या देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि यह क्या है। जंगल में वापस जोहान जमीन पर गिरा हुआ है और भेड़िए उसे घेर लेते हैं और उसे लगातार काटते रहते हैं। जानवरों में से एक अंतिम प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है जैसे कि कुछ गड़बड़ हो। फिर जोहान भेड़िए का जबड़ा पकड़ लेता है और कहता है कि तलवारों से लड़ना वास्तव में उसकी स्टाइल नहीं है। अविश्वसनीय ताकत से वो उस जीव को बहुत दूर फेंक देता है, दूसरे जानवरों को अलर्ट पर डाल देता है। प्रोटेगोनिस्ट मुस्कुराता है और कहता है कि अब वह अपने तरीके से लड़ेगा और भेड़ियों को अपनी छोटी कैश मशीनें कहता है। वह जानता है कि इस दुनिया में यह सबसे योग्य का अस्तित्व है और शिकार बनने से बचने के लिए उसे नकदी की जरूरत है और उस नकदी को पाने के लिए उसे कुछ और चाहिए। जैसे ही झुंड हमले के लिए आगे बढ़ता है, वह अपनी मुट्ठी कसता है और अपनी असली युद्ध क्षमता दिखाने की तैयारी करता है। उसे जो चाहिए वह जबरदस्त ताकत जो एक साधारण इंसान की सीमाओं को पार करने में सक्षम हो। जोसेफ दृश्य देखता है, पूरी तरह से चौंक गया और यह समझने में असमर्थ कि क्या हो रहा है। एक सीधे पंच के साथ जोहान एक भेड़िए के चेहरे पर एक ठोस प्रहार करता है जिसे प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से समय मिलता है। प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह कई अन्य भेड़ियों को अत्यधिक आसानी से हवा में उड़ा देता है। युवक एक और जानवर को गर्दन से पकड़ लेता है और एक भयानक और विशाल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। एक त्वरित और क्रूर दृश्य में वह उस असहाय प्राणी पर एक अंतिम निर्णायक प्रहार करता है। भेड़िए का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे दूर से देख रहे जोसेफ को बहुत आश्चर्य होता है। बूढ़ा शिकारी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता है और सोचता है कि वह अविश्वसनीय शक्ति कहां से आती है। जोहान भेड़ियों के शवों के बीच मुस्कुराता है और सोचता है कि उसे उन सभी पेल्ट्स के लिए कितने पैसे मिलेंगे। एक स्मृति से पता चलता है कि उसे कम उम्र से ही यह स्वीकार करना पड़ा था कि इस नई दुनिया में जीवन आसान नहीं होगा। उसके बड़े भाई उसके साथ लगातार दुर्व्यवहार करते थे
उसे बास्टर्ड कहते थे और मां न होने पर उसका अपमान करते थे। क्योंकि वे उच्च पद पर थे, वे जब भी दिखावा करना चाहते थे उसे प्रताड़ित करते और पीटते थे। जमीन पर लेटे हुए युवा जोहान को एहसास हुआ कि यह दुनिया कितनी क्रूर है और कोई भी उसकी परवाह नहीं करेगा। तब उसे समझ आया कि यहाँ जीवित रहने के लिए वह केवल खुद पर ही भरोसा कर सकता है। यह ध्यान में रखते हुए उसने सोचना शुरू कर दिया कि इस मध्ययुगीन दुनिया में उसे क्या चाहिए होगा। सौभाग्य से प्रोटेगोनिस्ट के पास एक बड़ा फायदा था, एक छात्र के रूप में अपने पिछले जीवन का ज्ञान। इस वजह से उसके सिर में वह ज्ञान था जिसकी उस युग के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो उसने इस सारे ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग करने का फैसला किया और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से शुरुआत की। लड़के ने सुपर फूड्स के साथ एक संतुलित आहार भी बनाया, उसे खाते हुए देखने वालों के आश्चर्य के लिए। उसने आधुनिक विज्ञान पर आधारित एक व्यायाम आहार भी बनाया और मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। और इसलिए कई कई वर्षों के समर्पण के बाद उसका निरंतर प्रशिक्षण जमा होता गया। इतने समय के बाद एक बड़ा और मजबूत जोहान एक ही मुक्के से पेड़ के तनों को तोड़ सकता था। उसके दृढ़ संकल्प ने उसके सारे प्रयासों के परिणाम दिखाए। क्योंकि वो ट्रेनिंग करता रहा, उसके प्रहारों का बल इतना बेतुका था कि वो एक पूरे पेड़ को जमीन से उखाड़ सकता था। प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के साथ उसके शरीर ने और भी अधिक जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया और उसने खुद को नवीनीकृत महसूस किया। नष्ट हुए लट्ठों के बीच उसने सोचा कि क्या यह ताकत एक आशीर्वाद है या उसके जीवन में एक नई चुनौती है। वर्तमान में वापस जंगल में तीव्र लड़ाई के बाद अंधेरे में एक गुर्राहट की आवाज गूंजती है। प्रोटेगोनिस्ट राहत की सांस लेता है और जानवरों के खिलाफ लड़ाई से उबरते हुए अपने हाथ को देखता है। वह जमीन पर भेड़ियों के शवों को देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि यह झुंड का आखिरी लगता है। इस बीच जोसेफ छोटी डेल को गले लगाता है जो खतरे से बचाए जाने पर राहत से रो रही है। जोसेफ राहत की सांस लेता है लेकिन फिर भी पूरी तरह से थका हुआ और पूरी स्थिति से हिला हुआ दिखता है। फिर वह जोहान की ओर मुड़ता है और उसे डांटता है, कहते हुए कि उसके कार्य बहुत लापरवाह और खतरनाक थे। लेकिन ठीक उसके बाद शिकारी भावुक हो जाता है और बिना सोचे समझे लड़की को बचाने के लिए युवक को धन्यवाद देता है। हालांकि प्रोटेगोनिस्ट अपनी ही दुनिया में है और कल्पना कर रहा है कि कौन सा भेड़िए का पेल्ट सबसे ज्यादा कैश दिलाएगा। वो पूछता है कि जोसेफ ने क्या कहा और फिर डेल की ओर मुड़कर देखता है कि क्या उसे कहीं चोट लगी है। अचानक छोटी लड़की की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर शुद्ध आतंक का भाव आ जाता है। उनके पीछे लाल आंखों वाला एक विशालकाय साया प्रकट होता है और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली गुर्राहट निकालता है। जोहान और जोसेफ भ्रमित होकर घूमते हैं जबकि डेल अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है और देख नहीं पाती है। वह जीव घने जंगल के अंधेरे में अपने तेज दांत और अपना उग्र रूप दिखाता है। जोहान के सामने एक राक्षसी विशालकाय भेड़िया उभरता है जो उसने हराया था। उस झुंड का नेता प्रतीत होता है। जोसेफ पूरी तरह से घबराहट में चिल्लाता है और महसूस करता है कि वे एक असली राक्षस का सामना कर रहे हैं। वह लड़की को पकड़ता है और चेतावनी देता है कि उन्हें भागने की जरूरत है क्योंकि केवल एक सेना ही उस चीज को संभाल सकती है। लेकिन प्रोटेगोनिस्ट मुस्कुराता है और उस जीव की ओर मुड़ता है, ये पूछते हुए कि क्या ये इस क्रू का बॉस है। वो राक्षस के अधीनस्थों को बाहर निकालने के लिए माफी मांगता है और उल्लेख करता है कि उनके पेल्ट्स बहुत लायक हैं। विशालकाय जानवर युवक को शुद्ध घृणा की दृष्टि से घूरता है। उसकी आंखें तीव्र लाल रंग से चमक रही हैं। जोहान को पता चलता है कि राक्षस उसे शिकार के रूप में देखता है और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान दिखाई देती है। वह जीव फिर अपना विशाल मुंह खोलता है और एक बहरा कर देने वाला दहाड़ निकालता है जो पूरे जंगल में गूंजता है। बेफिक्र होकर प्रोटेगोनिस्ट जानवर की ओर बढ़ता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। युवक जमीन से एक विशाल चट्टान उठाता है और चिल्लाता है कि इस चीज का पेल्ट और भी ज्यादा पैसे का होगा। फिर अलौकिक शक्ति के साथ वह चट्टान फेंकता है जो सीधे राक्षस के सिर में जा लगती है। चट्टान सीधे राक्षस से टकराती है और वह सीधे प्रभाव से दर्द और रोष की दहाड़ निकालता है। लेकिन जोहान निराशा में चिल्लाता है क्योंकि उसने जानवर के पेल्ट को खरोंच दिया है और शिकायत करता है कि अब कीमत गिर जाएगी। घृणा से चमकती अपनी लाल आंखों से वह जीव प्रोटेगोनिस्ट को घूरता है, गुस्से से गुर्राता है। फिर जानवर अपना मुंह खोलता है और एक शक्तिशाली चीख निकालता है जो पूरे जंगल को हिला देती है। आवाज इतनी तीव्र है कि प्रोटेगोनिस्ट अपने कानों को अपने हाथों से ढक लेता है और असहनीय दर्द महसूस करता है। इस बीच जोसेफ छोटी लड़की को कसकर गले लगाता है ताकि उसे बहरे कर देने वाले शोर से बचाया जा सके। तो जोहान अपने दांत पीसता है और दर्द से तड़पता है क्योंकि राक्षस की चीख सीधे उसके दिमाग पर असर करती है। उसे चक्कर आने लगता है और उसकी दृष्टि धुंधली होने लगती है क्योंकि वह सोचता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक उसके दिमाग में दो योद्धाओं के तलवारों से लड़ने का एक अजीब दृश्य अचानक कौंध जाता है। दृश्य इतना तीव्र और वास्तविक है कि युवक निराशा में चिल्लाता है। उस प्राचीन स्मृति के दर्द को महसूस कर रहा है। जल्द ही वह जमीन पर गिर जाता है, हांफता और भ्रमित होता है और सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। वह चारों ओर देखता है और सोचता है कि उसके सामने वाला राक्षस कहाँ गया।
उसके आश्चर्य के लिए वह जीव अंधेरे जंगल में बिना किसी निशान के गायब हो गया है। फिर वह जोसेफ और डेल को जमीन पर देखता है, गहरी नींद में सो रहे हैं, जैसे कि वे बेहोश हो गए हों। प्रोटेगोनिस्ट पास आता है और महसूस करता है कि वे सिर्फ सो रहे हैं और अब सब सुरक्षित हैं। उसे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन वो जोसेफ को वापस ले जाता है क्योंकि अन्य राक्षस दिखाई दे सकते हैं। युवक फिर शिकारी को अपने कंधों पर उठाता है और अंधेरे जंगल से होकर चलना शुरू करता है। जैसे ही वो चलता है, वो भेड़िए के पेल्ट्स को न ले जा पाने का अफसोस करता है, लेकिन बाद में एक गाड़ी के साथ वापस आने का वादा करता है। रात गहरी होती है और पूर्णिमा उदास जंगल के पेड़ों के माध्यम से उनके रास्ते को रोशन करती है। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचता है, वो देखता है कि बत्तियां जल रही हैं और सोचता है कि क्या वे डेल को खोज रहे हैं। फिर वह कल्पना करने लगता है कि उसके पिता उसकी प्रशंसा करेंगे और उसे सबके सामने अपना उत्तराधिकारी नामित करेंगे। लेकिन वह जल्दी से इस विचार को खारिज कर देता है और सोचता है कि शायद वो कम से कम गार्ड में एक पद प्राप्त कर सकता है ताकि भूख से बचा जा सके। हालांकि जैसे ही वह गांव के करीब आता है, उसे कुछ अजीब लगता है और उसका भाव पूरी तरह से बदल जाता है। एक जलती हुई मशाल की रोशनी अंधेरे को रोशन करती है, लोगों के एक बड़े समूह की उपस्थिति का खुलासा करता है। अचानक वह अपने परिवार की निरीक्षण पार्टी के साथ आमने सामने आता है, जिसमें हर जगह सैनिक और घोड़े होते हैं। प्रोटेगोनिस्ट पूरी तरह से स्तब्ध है। उसके चेहरे पर सदमे का भाव है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह किस मुसीबत में है। उसका बड़ा भाई फिलिप गुस्से से चिल्लाता है, पूछ रहा है कि वह अपने पिता के निरीक्षण के दौरान कहाँ था। युवक को अंततः दिन की महत्वपूर्ण घटना याद आती है और उसे पता चलता है कि वह पूरी तरह से फंस गया है। अपने घोड़े पर सवार उसके पिता उसे शुद्ध अवमानना और क्रोध की दृष्टि से एक अविवेकी बच्चा कहते हैं। क्षेत्र का स्वामी फिर उतरता है। उसका बख्तरबंद बूट जमीन पर मजबूती से उतरता है। जोहान जोसेफ को जमीन पर रखता है और यह कहते हुए समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक आपात स्थिति थी, लेकिन उसके पिता सुनना नहीं चाहते हैं। जेजेन उसे तुरंत अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, जबकि उसके हाथ में एक विशाल विस्तृत कुल्हाड़ी होती है। कुलपति अपने बेटे का सिर फोड़ने की धमकी देता है क्योंकि उसने उसे अनदेखा करने की हिम्मत की, और अपना सारा दबा हुआ रोष दिखाता है। सैनिकों द्वारा पकड़ी गई मशालों की रोशनी रात के बीच में पिता और पुत्र के बीच तनावपूर्ण दृश्य को रोशन करती है। फिलिप अपने छोटे भाई पर चिल्लाता रहता है, उस पर अपनी अनुपस्थिति से अपने पिता का अनादर करने का आरोप लगाता है। अंत में जोहान पर यह बात आती है और उसे पता चलता है कि वह उस दिन निरीक्षण के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। उसके पिता उसे फिर से अपमानित करते हैं, उसे एक अपरिपक्व दोगला कहते हैं और उसके प्रति अपनी पूरी अवमानना दिखाते हैं। वो आदमी भारी धमकी भरे कदमों से आगे बढ़ता है, जिससे पता चलता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। प्रोटेगोनिस्ट फिर से खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन बोलने से पहले ही उसे काट दिया जाता है। जैसे ही जेजेन अपनी कुल्हाड़ी उसकी ओर उठाता है, जेजेन अपने बेटे को अपनी कुल्हाड़ी से धमकाता है और चिल्लाता है कि वो उसे अनदेखा करने के लिए उसका अहंकारी सिर कुचल देगा। प्रोटेगोनिस्ट मानसिक रूप से शिकायत करता है कि वो बमुश्किल उन सब से बच पाया और अब उसे पेल्ट्स भी नहीं मिले और ये सब सुनना पड़ रहा है। लेकिन एक मुस्कान के साथ उसे पता चलता है कि वह इस स्थिति को एक बड़े अवसर में बदल सकता है। तो जोहान ये कहते हुए समझाना शुरू करता है कि वह जानबूझकर अनुपस्थित नहीं था और जंगल में लोगों को बचा रहा था। उसी क्षण भीड़ में से एक आदमी डेल का नाम चिल्लाता है और बेहोश छोटी लड़की की ओर भागता है। आंखों में आंसू लिए वह अपनी बेटी को गले लगाता है और भगवान का शुक्र है कि वह ठीक है और उसकी बाहों में सुरक्षित है। वो आदमी इतने लंबे समय तक खोजने के बाद अपनी बेटी को सुरक्षित पाकर राहत से रोता रहता है। जोहान मौका पकड़ लेता है और बताता है कि लड़की भेड़ियों से घिरी हुई थी और उसने उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। ग्रामीण हैरान है और वो कहता है कि उसने उनकी रक्षा करके एक नाइट के बेटे के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया। इसके साथ ही युवक सम्मानपूर्वक झुकता है और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखने का वादा करता है। वह गार्ड के कप्तान के पद के लिए भी पूछता है, जिससे उसके भाई फिलिप के विचारों में गुस्से का भाव आ जाता है। प्रोटेगोनिस्ट अपने शानदार प्रदर्शन और उसने जो आत्मप्रचार किया है उसके लिए खुद को बधाई देता है, लेकिन गिसेन उसे व्यंग्यात्मक रूप से भविष्य का कप्तान कहता है और पूछता है कि भेड़िए कहाँ हैं और सबूत मांगता है। युवक अपने विचारों में उग्र है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता ठोस सबूत मांगेंगे। फिर भी वह अभिनय जारी रखने की कोशिश करता है और एक मजबूर मुस्कान के साथ जोर देता है कि वो किसी से झूठ नहीं बोल रहा है। वह झूठ को और बढ़ाता है और कहता है कि उसका सामना प्रसिद्ध ग्रेट डार्क वुल्फ से भी हुआ, जिससे कुछ लोग चौंक जाते हैं। जेजेन का चेहरा गुस्से से भर जाता है क्योंकि प्रसिद्ध प्राणी के बारे में झूठ उसके लिए आखिरी तिनका था। इसके साथ ही उसके पिता चिल्लाते हैं कि उसके बेटे ने उसके मुंह पर झूठ बोलने की हिम्मत की और उसका मुंह फाड़ने की धमकी दी। जोहान को पसीना आने लगता है और वह पूछता है कि क्या उसके पिता एक द्वंद्व युद्ध चाहते हैं और वहीं पर अपने कौशल को साबित करने की पेशकश करता है। वो लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि सब कुछ के बावजूद गेजेन अभी भी उसके पिता थे। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ
गेजेन द्वंद्व युद्ध स्वीकार करता है और कहता है कि वह देखना चाहता है कि उसका बेटा वास्तव में कितना कुशल है। फिर वह युवक को अपनी तलवार उठाने का आदेश देता है और चेतावनी देता है कि द्वंद्व युद्ध केवल हथियारों से होगा। जोहान के चेहरे पर सदमे और आश्चर्य का भाव है, क्योंकि उसे उस विशिष्ट शर्त की उम्मीद नहीं थी। अपने विचारों में वह अपने पिता को कोसता है कि उन्होंने उसे हथियार का उपयोग करना कभी नहीं सिखाया और अब इसकी मांग कर रहे हैं। अखाड़े के बीच में क्षेत्र का स्वामी अपने बेटे से द्वंद्व युद्ध शुरू करने के लिए अपनी तलवार निकालने के लिए कहता है। प्रोटेगोनिस्ट फिर टूटी हुई तलवार दिखाता है, जिसका इस्तेमाल उसने भेड़ियों के खिलाफ लड़ाई में किया था। अपने पिता को परेशान करते हुए जेसन फिलिप को अपने भाई को अपनी तलवार उधार देने का आदेश देता है और युवक कुछ हिचकिचाहट के साथ सहमत होता है। जैसे ही वो हथियार सौंपता है, फिलिप जोहान को माफी मांगने की सलाह देता है, क्योंकि यही इससे जीवित निकलने का एकमात्र तरीका है। लेकिन युवक माफी मांगने से इनकार कर देता है, ये मानते हुए कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और एक आदमी भागता नहीं है। फिर वह अपने भाई को एक तरफ धकेल देता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह अपने पिता के साथ इस द्वंद्व युद्ध से बहुत कुछ सीखेगा। जेजेन अपना युद्ध हेलमेट पहनता है और उनके बीच शुरू होने वाली लड़ाई की तैयारी करता है। प्रोटेगोनिस्ट का मानना है कि अपने कौशल का प्रदर्शन करने से उसके पिता उसे स्वीकार करेंगे। इस प्रकार उसका मूल्य साबित होगा। एक दृढ़ निश्चय के साथ वह पूरी तरह से उस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है जो इस परिवार में उसके भविष्य का फैसला करेगी। अचानक उसके पिता की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर शुद्ध आश्चर्य का भाव आ जाता है। जोहान की तलवार से एक राक्षसी लाल आभा निकलती है और गेजेन सोचता है कि वह क्या है। युवक फिर अपनी तलवार से हमला करता है, जो उसके पिता की कुल्हाड़ी से वायरल से टकराती है। प्रभाव इतना मजबूत है कि गेजेन की कुल्हाड़ी का ब्लेड कई टुकड़ों में टूटने लगता है। प्रहार का बल हथियार से नीचे जाता है और क्षेत्र के स्वामी से टकराता है, जो झटके से दर्द से कराहता है। प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने पिता के खिलाफ प्रोटेगोनिस्ट के हमले की इमेंस शक्ति दिखाते हुए जेजेन को पीछे धकेल दिया जाता है, लेकिन वो पीछे उड़ने से बचने के लिए अपने पैरों को जमीन में गाड़ देता है। जेजेन गुस्से में अपने दांत पीसता है और अपने सबसे छोटे बेटे की धृष्टता पर अपने गुस्से को मुश्किल से रोक पाता है। पूरी तरह से क्रोधित होकर वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और चिल्लाता है और अपने ही बेटे को एक बेकार परजीवी कहता है। जोहान को हिंसक प्रहार से सीधे चोट लगती है और वह दर्द के साथ अपने पूरे शरीर में प्रभाव महसूस करता है। उसके भाई चौंक कर दृश्य देखते हैं और महसूस करते हैं कि उनके पिता गंभीर हैं और युवक को खत्म कर सकते हैं। कुलपति फिर चिल्लाता है कि उसने अपने बेटे को लड़ना कभी नहीं सिखाया, क्योंकि वह वैसे भी बेकार होगा। वह लड़के का अपमान करता रहता है और कहता है कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसे कभी पार नहीं कर पाएगा। जेजेन पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि संपत्ति उसकी है और कोई भी उसे उसके हाथों से कभी नहीं लेगा। घायल जोहान सोचता है कि उसके पिता को क्या हो गया है और क्या उसने पीने से अपना दिमाग खो दिया है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसके चेहरे से बह रहा खून उसकी दृष्टि को गंभीर रूप से खराब कर रहा है। अचानक फिलिप अपने छोटे भाई का नाम निराशा और चिंता के भाव से चिल्लाता है। प्रोटेगोनिस्ट चिल्लाहट सुनकर हैरान है और उस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के कारण के बारे में सोचता है। फिर वह अपना चेहरा उठाता है और एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने पिता को घूरता है, बावजूद इसके कि वो एक नुकसान में है। ग्रामीणों की भीड़ पूरी तरह से भयभीत होकर दृश्य देखती है और एक भी काम करने में असमर्थ है। अपनी आखिरी ताकत के साथ जोहान अपनी तलवार के बचे हुए हिस्से का उपयोग करके कुल्हाड़ी के ब्लेड को रोकने में कामयाब होता है। दबाव बहुत अधिक है और हर जगह चिंगारियां उड़ती हैं, क्योंकि दोनों अखाड़े के बीच में अपनी ताकत का परीक्षण करते हैं। लेकिन युवक की तलवार इसे सहन नहीं कर सकती और टुकड़ों में टूट जाती है, जिससे वह पूरी तरह से निहत्था हो जाता है। जमीन पर घुटने टेक कर प्रोटेगोनिस्ट अपने बगल में तलवार के अवशेषों के साथ अपनी हार स्वीकार करता है। जेजेन फिर पास आता है और अपने बेटे से कहता है कि वह अपनी जगह जाने और उसे फिर कभी चुनौती न दे। एक धमकी भरी नजर से वह चेतावनी देता है कि अगर वो उसे फिर से देखेगा तो वो वास्तव में उसका सिर हमेशा के लिए कुचल देगा। क्षेत्र का स्वामी फिर अपने बेटे से मुंह मोड़ लेता है और चला जाता है, उसे अकेला और अपमानित छोड़ देता है। अखाड़े में अकेला जोहान भीड़ से घिरा हुआ है, जो उसे अपनी आंखों में दया के साथ चुपचाप देखती है। एक अधिक एकांत स्थान पर कोई टिप्पणी करता है कि गेजेन ने अपने बेटे के साथ जो किया वह बहुत अनुचित और क्रूर था। एक चर्च के अंदर एक लंबा गोरा आदमी उस युवक के साथ हुए व्यवहार के बारे में गुस्से से शिकायत करता है। फादर वॉल्बर्ट कहते हैं कि एक नाइट के पास सम्मान होना चाहिए और सवाल करते हैं कि एक पिता अपने बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। इस बीच जोहान का इलाज चल रहा है और वह एक मजबूर मुस्कान के साथ कहता है कि वो ठीक है और कम से कम वो बच गया। पुजारी शिकायत करता रहता है कि जेजेन पूरी तरह से कवच में था और शायद लड़ाई के दौरान नशे में था। प्रोटेगोनिस्ट आह भरता है और खुद से स्वीकार करता है कि उसने कभी तलवारों से लड़ना नहीं सीखा और वो बहुत कमजोर है। वॉल्बर्ट उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, कहते हुए कि उसके पिता के पास बहुत युद्ध का अनुभव है और उन्होंने परिवार की तकनीकें विरासत में मिली हैं।
पुजारी उल्लेख करता है कि पड़ोसी संपत्ति के एक नाइट ने अकेले ही 300 नौकर सैनिकों को हरा दिया। जोहान ये जानकर चौंक जाता है कि एक अकेला नाइट इतना मजबूत हो सकता है और कहता है कि यह अविश्वसनीय है। फिर वह सोचता है कि लड़ने की तकनीक महत्वपूर्ण है और उसने अपने शराबी पिता को कम आंका था। फादर वॉलबर्ड युवक को ब्लैक वुल्फ का उल्लेख करते हुए सुनते हैं और उनका भाव आश्चर्य और भय में बदल जाता है। वह जोहान को कंधों से पकड़ता है और पूछता है कि क्या यह सच है कि उसने जंगल में प्रसिद्ध प्राणी को देखा था। प्रोटेगोनिस्ट इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि जोसेफ और डेल ने भी बेहोश होने से पहले राक्षस को देखा था। जारी चौंक जाता है और प्रार्थना करना शुरू कर देता है, भगवान का शुक्रिया अदा करता है, जबकि युवक कुछ भी नहीं समझता है। वॉलबर्ग फिर शेल्फ से एक पुरानी किताब पकड़ता है ताकि जिज्ञासु युवक को कुछ महत्वपूर्ण दिखाया जा सके। वह किताब खोलता है और बताता है कि लंबे समय से काले भेड़ियों को इस क्षेत्र में एक बड़ा वर्जित माना जाता है। किताब में एक भेड़िए की एक छवि दिखाई गई है जो एक व्यक्ति के शरीर को अपने मुंह में एक भयानक दृश्य में ले जा रहा है। पुजारी मानते हैं कि ये जीव उन लोगों के लिए विनाश और विनाश का एक शगुन है जो उनका सामना करते हैं। पुरानी कहानियों के अनुसार काले भेड़िए हमेशा प्रकट होते हैं और लोगों के लिए दुख और हानि लाते हैं। जोहान एक पल के लिए चुप है क्योंकि वह काले भेड़ियों और उनके अर्थ के बारे में जानकारी को संसाधित करता है। वो वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन सोचता है कि भेड़िया उसके पिता के साथ लड़ाई के बारे में एक चेतावनी थी और पुजारी सहमत होता है। पुजारी मुस्कुराता है और उससे कहता है कि चिंता न करें, क्योंकि भेड़ियों के बारे में कहानियां सिर्फ पुरानी किंवदंतियां हैं। उनका मानना है कि भगवान उनकी मदद कर रहा है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है जो दूसरों को पहले रखता है। प्रोटेगोनिस्ट एक अजीब मुस्कान देता है और सोचता है कि क्या वो वास्तव में फादर वॉलबर्ग जैसा अच्छा इंसान है। अपने विचारों में वह स्वीकार करता है कि वह वास्तव में केवल अच्छी तरह से जीने के लिए बहुत सारा पैसा कमाने की परवाह करता है। इस बीच 8वीं संपत्ति के पास ब्रिट्स के बैरोनी में अराजकता और आतंक का एक दृश्य सामने आ रहा है। आग और धुएं के बीच मदद के लिए भीख मांगते लोगों की निराशा की चीखें हर जगह गूंजती हैं। एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, कसकर और शुद्ध घबराहट के एक पल में मदद के लिए बेतहाशा चिल्लाती है, लेकिन उसकी प्रिया को नजरअंदाज कर दिया जाता है और दो असहाय और भयभीत व्यक्तियों के साथ कुछ भयानक होने वाला है। क्रूरता के एक पल में उस परिवार का जीवन बिना किसी दया के क्रूरतापूर्वक समाप्त हो जाता है। पीड़ितों में से एक का हाथ बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है, जो उस खूनी रात के दुखद अंत को दर्शाता है। 2 नाइट बात कर रहे हैं और एक सोचता है कि लोग भागने की कोशिश क्यों करते हैं जब वे वैसे भी अपने अंत से मिलने वाले हैं। दूसरा स्थिति की क्रूरता से सहमत है, लेकिन उन्होंने जो किया है उसके लिए कोई पछतावा नहीं दिखाता है। भाड़े के सैनिक फिर पीड़ितों के शवों को ढेर कर देते हैं और सब कुछ जलाने और सबूत मिटाने की तैयारी करते हैं। उन्हें क्रूरता की परवाह नहीं है, वे सिर्फ एक काम करने और सोने में भुगतान पाने के लिए हैं। एक बड़े जलते हुए गेट के सामने एक नाइट एक भव्य और रहस्यमय आकृति के सामने घुटने टेकता है। वह अपने श्रेष्ठ कर्मोव नाम के व्यक्ति को सूचित करता है कि भाड़े के सैनिकों ने काम पूरा कर लिया है और ब्रिट्स के परिवार की अंगूठी सौंपता है। रहस्यमय आदमी उस कुलीन परिवार की अंगूठी रखता है जो उस आतंक की रात को पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अपने हाथ के एक निचोड़ के साथ वह अंगूठी को कुचल देता है और अपनी आवाज में अवमानना के साथ ब्रिट्स के परिवार का नाम बोलता है। वह शिकायत करता है कि उसे ब्रिट्स से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन रात 2 हमलों तक भी नहीं चली। कर्माओ फिर खुद को पवित्र साम्राज्य की तलवार और सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में पेश करता है। वह कहता है कि वह सील कलेक्टर भी है और महामहिम के आदेश पर सभी भ्रष्ट रईसों को दंडित करेगा। रहस्यमय योद्धा सम्राट के साथ खड़े होने वाले सभी लोगों को अंतहीन सोना और सम्मान का वादा करता है। एक इशारे के साथ वह अपने आदमियों को आगे बढ़ने और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को बिना किसी दया के नष्ट करने का आदेश देता है। उसके सोल्जर्स, जिनकी पहचान उनकी खून जैसी लाल आंखों और वुल्फ शील्ड से होती है, एक खतरनाक स्माइल के साथ अनाउंस करते हैं कि उनका अगला निशाना एट एस्टेट है। मीनवाइल हमारे प्रोटैगनिस्ट के स्ट्रेंज विजन में वापस चलते हैं, जहां 2 वॉरियर्स एक इंटेंस और जानलेवा बैटल लड़ रहे थे। वो मिस्टीरियस नाइट बड़ी आसानी से एक खतरनाक हमले को ब्लॉक करता है और अपने ओपोनेंट को नफरत भरी नजरों से घूरता है। ब्लैक आर्मर वाला वॉरियर अपने दुश्मन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और स्किल्ड लग रहा था। एक तेज और सटीक मूव के साथ वो अपने दुश्मन को डिसआर्म कर देता है, जिससे वो पूरी तरह वल्नरेबल हो जाता है। ओपोनेंट की सोड हवा में उड़ जाती है और वो नाइट अपने फाइनल और डिसाइसिव ब्लो के लिए तैयार हो जाता है। एक ही झटके में उस वॉरियर का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और उस नाइट की बेजान बॉडी जमीन पर गिर जाती है, जिससे पूरे बैटल एरिना में खून ही खून फैल जाता है। उसका हेलमेट जमीन पर लुढ़कता हुआ दूर चला जाता है, जो उस खूनी लड़ाई के ट्रेजिक और अकेले अंत को दिखा रहा था। हेलमेट के नीचे से एक बेजान चेहरा रिवील होता है, जिसे देखकर व्यूअर पूरी तरह शॉक हो जाता है। कैमरा जूम इन होता है और रिवील करता है कि हारा हुआ वॉरियर कोई और नहीं बल्कि इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट ही था। तभी योहान अचानक निराशा की चीख के साथ नींद से जाग जाता है। वो पसीने से भीगा हुआ हांफते हुए
अपने बेड पर बैठा था। वो बेड पर उठकर बैठ जाता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये सब बस एक बुरा सपना था। वो यंग लड़का अपना एक हाथ सिर पर रखता है और गहरी सांस लेता है। वो अब भी उस बुरे सपने की इंटेंसिटी से कांप रहा था। जब से उसने उस ब्लैक वुल्फ को देखा था, उसे कई दिनों से लगातार वही बुरा सपना आ रहा था जिससे वो रेस्ट नहीं कर पा रहा था। उसे प्रीस्ट की बातें याद आती हैं कि ब्लैक वुल्फ तबाही और दुर्भाग्य का संकेत होता है। रेड मून को देखकर हाउल करते हुए उस क्रीचर की इमेज अब तक उसके ख्यालों में घूम रही थी। वो यंग लड़का इन ख्यालों को दूर करने की कोशिश करता है, ये याद करते हुए कि प्रीस्ट ने कहा था कि ये बस एक ओल्ड लेजेंड है। उसे ये भी याद आता है कि प्रीस्ट उस क्रीचर को साइन ऑफ डेमिस कहते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट खुद पर हंसता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसने वुल्फ के साथ कुछ बुरा किया हो जो उसे इतनी बैड लक मिल रही है। तभी उसे वो सीन याद आता है जहां उसने एक बड़े से पत्थर से मॉन्स्टर का सिर कुचल दिया था और वो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है। एक अजीब सी स्माइल के साथ वो मन ही मन मानता है कि शायद उसने उस क्रीचर के गुस्से को थोड़ा सा भड़काया था। वो यंग लड़का तब इन बेकार के ख्यालों को साइड रखकर और ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने का फैसला करता है। एक पहाड़ी पर सनसेट के टाइम वो पूरे डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ अपना एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करता है। सडनली एक आवाज उसे यूजलेस ब्रैड कहकर बुलाती है और उसके हेवी वर्कआउट के बीच में उसे इंटरप्ट करती है। आखिरकार ये उसके बड़े भाई होते हैं जो उसे उसके फादर के कहे शब्दों की याद दिलाते हैं कि लो प्रोफाइल बनाए रखो और चुप रहो। वो उसे लगातार मॉक करते रहते हैं और बुरी तरह हारने के बाद भी खुद को स्ट्रांग समझने के लिए उसे कॉकी कहते हैं। दोनों भाई उस पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने का इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि लकड़ियां काटने से वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन जाएगा। वो उसकी स्किल्स का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि एक लट्ठे को तोड़ना बस एक लो लेवल पार्टी ट्रिक है। अपने फेस पर एक स्माइल के साथ योहान चुपचाप गार्ड को कभी ज्वाइन न कर पाने के ताने सुनता रहता है। फिर वो अपनी मुट्ठी भींचता है और अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की तैयारी करते हुए अपने सामने वाले पेड़ पर फोकस करता है। एक ही पंच में वो पेड़ के तने को कई टुकड़ों में तोड़ देता है, वो भी इंप्रेसिव फोर्स के साथ। उसके भाइयों की आंखें शौक से बाहर आ जाती हैं और उनके जबड़े नीचे लटक जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। प्रोटैगनिस्ट पेड़ को अपने एक ही वार से 2 हिस्सों में तोड़ देता है, जो उसकी इंटेंस ट्रेनिंग का नतीजा दिखाता है। फिर वो एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने भाइयों की तरफ मुड़ता है और उन्हें वो सब रिपीट करने के लिए कहता है जो उन्होंने अभी कहा था। डरकर दोनों भाई वहां से भाग जाते हैं, ये वादा करते हुए कि वो अपने डैड को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता देंगे। योहान आह भरता है और उन्हें पैथेटिक इडियट्स कहता है क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे थे कि फ्यूचर में वो खुद को कैसे सपोर्ट करेंगे। फिर वो फैसला करता है कि अब वो दूसरों की चिंता नहीं करेगा और स्ट्रांग बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग पर वापस लग जाएगा। सडनली पीछे से एक आवाज उसे इंटरप्ट करती है। वो कहती है कि उसके भाइयों ने उनके फादर के बारे में जो कहा था वो सच था। ये फिलिप होता है जो पास आकर कंफर्म करता है कि उनके फादर का उसे किसी भी पोजीशन पर अपॉइंट करने का कोई इरादा नहीं है। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज नहीं होता और कहता है कि कम से कम उसे फांसी पर तो नहीं भेजा गया, जो एक राहत की बात है। बड़ा भाई पूछता है कि क्या वो डिसअपॉइंटेड नहीं है, लेकिन योहान कहता है कि वो जीने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोज लेगा। फिलिप तब रिवील करता है कि उनका फादर अपने छोटे भाई से डरता है, इसीलिए वो उसके साथ इतनी नफरत से पेश आता है। योहान चुप हो जाता है और अपने भाई के शॉकिंग रेवलेशन को सुनकर उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। फिलिप एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्ट्रेंथ उनके फादर के लिए एक थ्रेट है, जो ओबीडियंट और सबमिसिव बेटे पसंद करते हैं। वो आगे कहता है कि उनके फादर को उसके जैसे बेटे चाहिए जो उसकी बात माने, और योहान बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। जेसन का मानना है कि एक दिन उसके बेटे की स्ट्रेंथ उससे सब कुछ छीन लेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने फादर के साथ किया था। वो यंग लड़का इस स्टोरी से सरप्राइज हो जाता है, लेकिन जल्द ही इसे हंसकर टाल देता है और इस पूरी बात को बकवास कहता है। फिलिप फिर एक सर्वेंट को एक बैग लाने के लिए कहता है और अपने छोटे भाई को कुछ देने की तैयारी करता है। सर्वेंट बैग खोलता है और उसके अंदर का सामान प्रोटैगनिस्ट को दिखाता है, जो ये देखने के लिए क्यूरियस था कि वो क्या है। योहान की आंखें सरप्राइज से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो सोच रहा था कि बैग के अंदर क्या है। बड़ा भाई एक्सप्लेन करता है कि ये एक कोट और एक आर्मर की चेस्ट प्लेट है जो कैसल में स्टोर की हुई थी। वो कहता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी कैपेबल इंसान को डिसमिस कर दे, और वो उनके फादर जैसा नहीं है। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ योहान अपने बड़े भाई फिलिप की बातों को ध्यान से सुनता है। फिलिप प्रॉमिस करता है कि जब वो एस्टेट का लॉर्ड बन जाएगा तो वो उसे 8वें गार्ड का कैप्टन अपॉइंट करेगा। योहान चिल्लाकर जवाब देता है कि वो पहले कभी मुसीबत शुरू नहीं करता, वो अपने बड़े भाई के इल्जामों से खुद को डिफेंड कर रहा था। फिलिप फिर उसकी तरफ कुछ फेंकता है और जाने के लिए मुड़ जाता है और प्रोटैगनिस्ट को उस गिफ्ट के साथ अकेला छोड़ देता है। बड़ा भाई अपने सर्वेंट के साथ चला जाता है और होराइजन पर सनसेट का एक खूबसूरत सीन दिखाई देता है। प्रोटैगनिस्ट उन दोनों को जाते हुए देखता है और सडनली उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। फिर वो आर्मर की चेस्ट प्लेट को देखता है और रियलाइज करता है कि ये बिल्कुल वही है जो उसने अपने बुरे सपने में देखी थी, बड़ी बड़ी आंखों से।
वो सोचता है कि क्या इस आर्मर को पहनने से उसका अंत भी वैसा ही ट्रेजिक होगा जैसा उसके सपने में हुआ था। लेकिन किसी वजह से उसे लगता है कि वो इस किस्मत को बदल सकता है और अपनी स्टोरी का कोर्स चेंज कर सकता है। बिना किसी प्रूफ के भी वो अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करता है और उसे दिए गए गियर को पहनने का फैसला करता है। वो आर्मर और केप पहन लेता है। अब वो और ज्यादा स्ट्रांग और आगे आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार महसूस कर रहा था। सूरज पूरी तरह से डूब जाता है और रात हो जाती है, जो उस यंग लड़के के लिए नए चैलेंजेस और एडवेंचर्स लेकर आती है। एक लोकल टैवर्न में गांव वाले गांव में हुए हालिया इवेंट्स के बारे में एक्साइटमेंट से बातें कर रहे थे। एक आदमी सबको बताता है कि योहान एक प्योर और जस्ट हीरो है जिसने डेल और जोसेफ को वुल्फ से बचाया। दूसरे लोग भी एग्री करते हैं और कहते हैं कि वो अपने फादर से कहीं ज्यादा नोबल है, जो एक शराबी और अय्याश है। एक हुड वाला आदमी ये बातें सुनता है और अपनी एल का मग पकड़े हुए धीरे धीरे हंसता है। एक दूसरा विलेजर अपने मग को इतनी जोर से पकड़ता है कि वो टूट जाता है, क्योंकि वो लॉर्ड की बुराई से एग्री कर रहा था। डेल का फादर तब अनाउंस करता है कि ड्रिंक्स उसकी तरफ से हैं और हर कोई जितना चाहे उतना पी सकता है। वो अपना मग उठाता है और यंग योहान के नाम टोस्ट करता है, वो जस्ट नाइट जिसने उसकी बेटी को खतरे से बचाया था। उनमें से एक आदमी हुड वाले स्ट्रेंजर से पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी यहां नहीं देखा था। वो मिस्टीरियस फिगर सॉकेस्टिकली कमेंट करता है कि गांव वाले एक स्ट्रेंजर के सामने अपने लॉर्ड के बारे में बुरा बोलने से नहीं डरते। दोनों आदमी नर्वस हो जाते हैं और स्पीचलेस रह जाते हैं, ये रियलाइज करते हुए कि उन्होंने इस न्यूकमर के साथ कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ हुड वाला आदमी कहता है कि उनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है और डिटेल्स मांगता है। दोनों विलेजर्स टैवर्न में मौजूद उस मिस्टीरियस फिगर की डरावनी नजरों से पूरी तरह डर जाते हैं। वो योहान एड्स के बारे में और जानने की डिमांड करता है। जैसे जैसे बॉल्टोडेन विलेज में रात गहरी होती है और टेंशन का माहौल बनता है, प्रोटैगनिस्ट गांव से होकर गुजरता है। वो खुशी खुशी सीटी बजा रहा था और एक कैप्टन के रूप में अपने फ्यूचर के सपने देख रहा था। वो इमेजिन करता है कि जब फिलिप लॉर्ड बन जाएगा तो ग्लोरी तक का उसका गोल्डन पाथ आखिरकार खुल जाएगा। सडनली वो रुकता है और साइड में देखता है, जैसे उसने गली के बीच में कुछ अजीब नोटिस किया हो। उसे जमीन पर एक शराबी आदमी बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है और सोचता है कि एक फ्यूचर कैप्टन किसी सिटीजन को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। एक स्माइल के साथ वो मदद के लिए आगे बढ़ता है और उस आदमी को घर ले जाने की पेशकश करता है। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी को छूता है, उसे अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस होता है और उसका एक्सप्रेशन सरप्राइज में बदल जाता है। वो जिसे शराबी समझ रहा था, वो एक्चुअली एक असैसिन होता है जो उस पर एक डैगर से सरप्राइज अटैक कर देता है। प्रोटैगनिस्ट गांव की गली के बीच में हुए इस अनएक्सपेक्टेड अटैक से शॉक और फ्रीज हो जाता है। दूरी पर एक छोटा लकड़ी का घर उस खतरनाक रात के अंधेरे में एकमात्र पनाहगाह लग रहा था। एक क्विक मूव के साथ योहान अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है और उस मिस्टीरियस असैसिन से पीछे हट जाता है। वो सोचता है कि क्या ये अटैक उसके फादर ने करवाया है, लेकिन इस आइडिया को खारिज कर देता है क्योंकि वो पर्सनली आता। फिर वो अपनी सौतेली माँ और फिलिप के बारे में सोचता है, लेकिन उसे ये भी डाउट था कि उसका भाई उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। वो यंग लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो ये पता नहीं लगा पा रहा कि उसे खत्म करने के लिए असैसिन को किसने भेजा है। वो हुड वाले आदमी की तरफ मुड़ता है और एक सीरियस और डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि वो क्या चाहता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी जान के बदले में अपना सब कुछ ऑफर करता है, लेकिन असैसिन इंटरेस्टेड नहीं लगता। वो मिस्टीरियस आदमी ठंड से जवाब देता है कि उसके पास अपनी जरूरत के लिए पहले से ही काफी पैसे हैं। योहान डेस्परेट हो जाता है, क्योंकि अगर पैसा मोटिव नहीं है तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि असैसिन क्या चाहता है। असैसिन फिर कहता है कि वो यंग योहान से एक क्वेश्चन पूछेगा और उसे अपने तेज डैगर से डराता है। वो वार्न करता है कि अगर उसे जवाब पसंद नहीं आया तो वो एक्शन लेने में संकोच नहीं करेगा। उस आदमी का डैगर किसी डार्क चीज से सना हुआ था और वो उसे प्रोटैगनिस्ट की गर्दन पर दबाता है। योहान नर्वस हो जाता है और सोचता है कि अगर उसने क्वेश्चन का गलत जवाब दिया तो क्या वो आदमी उसे एलिमिनेट कर देगा। उसे अपनी पिछली लाइफ का एक जॉब इंटरव्यू याद आता है और वो परफेक्ट जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। असैसिन फिर क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो जाता है और वो यंग लड़का सुनने और जवाब देने की हिम्मत जुटाता है। अपने हुड के नीचे से एक मिस्टीरियस लुक के साथ वो आदमी अपना डिसाइसिव क्वेश्चन पूछने के लिए आगे झुकता है। वो प्रोटैगनिस्ट के फिजिक की तारीफ करता है और पूछता है कि क्या वो सच में उस पिग जीजन एड्स का बेटा है। योहान इस क्वेश्चन से पूरी तरह से हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि इस तरह की अजीब पूछताछ पर कैसे रिएक्ट करे। वो गुस्से में अपने दांत पीसता है और सोचता है कि उस पल अपनी जान बचाने के लिए उसे क्या कहना चाहिए। बहुत नर्वस होकर वो जवाब देता है कि कभी कभी सुअरों की लाइन से भी एक शेर पैदा हो सकता है। असैसिन एक पल के लिए चुप हो जाता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट सिचुएशन को लेकर और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। योहान सोचता है कि क्या उसने गलत जवाब दे दिया और क्या उसकी वजह से उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है। सडनली हुड वाला आदमी जोर जोर से और क्रीपी तरीके से हंसने लगता है
जिससे वो यंग लड़का कंफ्यूज हो जाता है। असैसिन कहता है कि उसे जवाब पसंद आया, लेकिन उसे जाने से मना कर देता है, जिससे वो डेस्परेट हो जाता है। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वो कहता है कि इस पल से योहान एट्स उसका है और किसी का नहीं। प्रोटैगनिस्ट शॉक में है, वो समझ नहीं पा रहा था कि उस मिस्टीरियस आदमी के उन शब्दों का क्या मतलब है। हमें पता चलता है कि असैसिन का नाम केगेल है, जो निसोस गिल्ड का पॉइजन मास्टर है और एम्पायर का सबसे बड़ा असैसिन है। उसने अनगिनत मिशंस के जरिए अपनी सोर्ट्समैनशिप को परफेक्ट किया था और उसे वेनम सर्पेंट के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि केगेल को एक सीरियस प्रॉब्लम थी, उसे अपनी टेक्निक्स को इनहेरिट करने के लिए कोई सक्सेसर नहीं मिल रहा था। उसने हर जगह खोजा, लेकिन उसे सिर्फ बेकार कीड़े मिले जो उसे कभी भी सही मायने में सक्सीड नहीं कर सकते थे। कुछ ने तो पोटेंशियल भी दिखाया, लेकिन वो ऑनर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे और असैसिन बनने से मना कर दिया। एक नाइट ने टेक्निक सीखने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपने ऑनर पर दाग लगाने के बजाय वहीं मर जाना पसंद करेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के केगेल ने उस आदमी की इच्छा पूरी की और उसे बिना किसी रहम के एरिना के बीच में एलिमिनेट कर दिया। नाइटली फैमिलीज के 30 से ज्यादा वारिसों का मास्टर असैसिन के हाथों यही अंजाम हुआ। इम्पेशेंट होकर वो अपने सक्सेशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तलाश में एम्पायर की विच के पास गया। विच ने कहा कि वो जिस डिसाइपल को ढूंढ रहा है वो एक छोटे भूले हुए रूरल टेरिटरी में है। उसने रिवील किया कि वो इट्स कैसल के शराबी और अय्याश लॉर्ड के बेटों में से एक है। केगेल को डाउट था कि उसका सक्सेसर ऐसी मिजरेबल जगह पर होगा जहां एक सिक्के से आधी जमीन खरीदी जा सकती है। विच हंसी और कहा कि अगर उसकी प्रोफेसी सच नहीं हुई तो वो उसके पैसे लौटा देगी। असैसिन ने शर्त मान ली, क्योंकि वो जानता था कि आप किसी विच से पैसे वापस नहीं ले सकते। उसने उस पर विश्वास करने का फैसला किया, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका था और उसके पास देखने के लिए कोई और जगह नहीं थी। लेकिन एट द स्टेट पहुंचने पर भी प्रोफेसी को लेकर डाउट उसे अभी भी परेशान कर रहा था। उसने फैसला किया कि अगर उसे वो लड़का पसंद नहीं आया तो वो उसे बिना सोचे समझे वहीं एलिमिनेट कर देगा। प्रेजेंट में वापस केगेल कहता है कि उसके पास वेस्ट करने के लिए और टाइम नहीं है और योहान ही उसका सक्सेसर होगा। वो उस यंग लड़के को उसकी सोर्ट्समैनशिप सीखने या वहीं उसके हाथों मारे जाने का चॉइस देता है। प्रोटैगनिस्ट इस अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल से शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करे। डेस्पिरेशन और कंफ्यूजन के एक पल में वो चिल्लाता है और पूछता है कि उसे सीखने के लिए कितना पे करना होगा। केगेल इरिटेट हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि वो सोर्ट्समैनशिप लेसन के लिए पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। योहान की आंखें लालच से चमकने लगती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि उसे एक मास्टर से फ्री लेसन्स मिलने वाले हैं। चमकती आंखों के साथ वो यंग लड़का कहता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ मास्टर असैसिन जैसे किसी का इंतजार किया है। केगेल फिर उसे वॉर्न करता है कि उसकी सोर्ट्समैनशिप एक असैसिन की है, किसी ऑनरेबल नाइट की नहीं। वो वॉर्न करता है कि उसकी टेक्निक सीखने से वो अपनी बाकी की लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक डिस्ग्रेस बन जाएगा। लेकिन योहान चिल्लाता है कि उसे ऑनर या शेम की परवाह नहीं है और उस आदमी से उसे सिखाने की भीख मांगता है। असैसिन मान जाता है और कहता है कि अपनी पूरी जिंदगी की खोज में वो ऐसे किसी ब्रैड से कभी नहीं मिला। प्रोटैगनिस्ट को फिर कुछ याद आता है और वो अपने नए मास्टर से एक जरूरी डिटेल के बारे में पूछता है। पैसों के लिए चमकती आंखों से वो पूछता है कि अगर वो लेसन्स अच्छी तरह से सीखता है तो क्या उसे अलाउंस मिलेगा। केगेल उस यंग लड़के को एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ घूरता है और सोचता है कि ये बच्चा सच में बाकी सबसे अलग है। एट्स कैसल में टेरिटरी का लॉर्ड कुछ गार्ड्स के साथ अपने घोड़े पर निकलने की तैयारी करता है। वो अनाउंस करता है कि इंस्पेक्शन खत्म हो गया है और वो अपनी वाइफ और सबसे बड़े बेटे को छोड़कर कुछ समय के लिए जा रहा है। फिलिप उसे गुड बाय कहता है और बताता है कि जब तक उसके फादर बिजनेस पर बाहर हैं वो कैसल का ध्यान रखेगा। योहान की सौतेली माँ कहती है कि चाहे उसका सौतेला बेटा कितना भी लड़े, कैसल एक दिन उसका ही होगा। लेकिन फिलिप उसकी बात काट देता है और कहता है कि कैसल का अगला लॉर्ड वो होगा और उसकी फैमिली में कोई और नहीं। जेसन शिकायत करता है कि वो उनकी लड़ाई झगड़े से थक गया है और उन्हें जो चाहे वो करने के लिए कहता है। सबसे बड़ा बेटा फिर उसे याद दिलाता है कि योहान अभी तक वापस नहीं आया है और पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। लॉर्ड अपने सबसे छोटे बेटे का नाम सुनकर ही गुस्से में दांत पीसता है जिसने उसे डिफाई किया था। फिलिप अपने फादर के रिएक्शन से डरता है लेकिन अपना कंपोजर बनाए रखता है और एक क्लियर जवाब का इंतजार करता है। जेसन फिर कहता है कि उस ब्रैड पे टाइम वेस्ट न करे क्योंकि उसकी लाइफ उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। सबसे बड़ा बेटा मान जाता है और अपनी ओबीडियंस और सबमिशन दिखाते हुए अपने फादर से माफी मांगता है। अपने ख्यालों में फिलिप सोचता है कि योहान कहाँ है और वो उस पल क्या कर रहा है। जंगल में केगेल कहता है कि उसे ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले उस यंग लड़के की स्किल्स को चेक करने की जरूरत है। प्रोटैगनिस्ट एक सोर्ड उधार मांगता है और एक्सप्लेन करता है कि वो लड़ाई में अक्सर अपनी सोर्ड्स तोड़ देता है। असैसिन सोचता है कि लड़का रेकलेस है और उसे उसके बारे में कुछ भी पसंद नहीं है। वो उसे एलिमिनेट करने के आइडिया पर विचार करता है। हाथ में सोर्ड लेकर वो अपने नए डिसाइपल से पूछता है कि क्या वो स्किल टेस्ट के लिए तैयार है।
योहान एक एक्साइटेड स्माइल के साथ कंफर्म करता है। मास्टर को अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों डार्क फॉरेस्ट में आमने सामने होते हैं और वो यंग लड़का एक बहुत ही अजीब और क्लमजी फाइटिंग स्टांस लेता है। केगे लाह भरता है और सोचता है कि एक नाइट के बेटे के लिए वो स्टांस बहुत खराब है और उसे एलिमिनेट करने का फैसला करता है। लड़का फिर पूछता है कि क्या वो जैसे चाहे वैसे लड़ सकता है और उसका मास्टर उसे कोई भी मेथड यूज करने के लिए ऑथोराइज कर देता है। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ केगेल कहता है कि वो मुट्ठी, पत्थर या ब्लेड यूज कर सकता है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटैगनिस्ट फिर उधार ली हुई सोर्ड को अपने नंगे हाथों से तोड़ देता है, जिससे मास्टर शॉक हो जाता है। ब्लेड के टूटने की आवाज जंगल में गूंजती है और उसके टुकड़े हर जगह उड़ते हैं। केगेल की आंखें सरप्राइज से बड़ी हो जाती हैं। वो लड़के की एब्सर्ड स्ट्रेंथ पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उस पल उसे रियलाइज होता है कि विच की प्रोफेसी के बारे में उसके सभी डाउट्स निराधार थे। सोर्ड के टुकड़े मूनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब मास्टर असैसिन अपने नए डिसाइपल को घूरता है, उसे रियलाइज होता है कि वो यंग लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और विच उसके पोटेंशियल के बारे में सही थी। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ योहान सिर्फ अपनी मुट्ठियों और अपनी रॉ स्ट्रेंथ का यूज करके अटैक करने की तैयारी करता है। फुल मून सीन को रोशन करता है जब सोर्ड के टुकड़े धीरे धीरे उन दोनों के चारों ओर गिरते हैं। असैसिन लड़के के पंच से जनरेट हुए एयर प्रेशर से शॉक हो जाता है और इम्पैक्ट के लिए खुद को तैयार करता है। वो जानता है कि अगर वो उस ब्लो से हिट हुआ तो उसकी हड्डियां और मसल्स पूरी तरह से क्रश हो जाएंगी और इस तरह केगेल समझ जाता है कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जंगली शेर से लड़ रहा है। गुस्से से जलती आंखों के साथ योहान अपनी मुट्ठी के साथ आगे बढ़ता है, अटैक करने के लिए तैयार। हालांकि मास्टर असैसिन इनक्रेडिबल स्पीड से मूव करता है और आसानी से ब्लो को डॉस कर देता है। केगेल अपनी सरपेंट टेक्निक का यूज करता है, जो एक फ्लूइड और अनप्रिडिक्टेबल तरीके से मूव करती है, जिससे प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है। वो यंग लड़का मास्टर के मूवमेंट से शॉक हो जाता है और प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि वो कहां जाएगा। असैसिन फिर ब्लेड के फ्लैट हिस्से से उस पर अटैक करता है और उसे एक सटीक स्ट्राइक से मारता है। योहान इम्पैक्ट से जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाता है। वो अपने नए मास्टर के अटैक का फोर्स महसूस कर रहा था। वो मुश्किल से उठता है जबकि केगेल उसे दूर से एक सीरियस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। मास्टर कमेंट करता है कि उसने उसे ब्लेड के फ्लैट हिस्से से मारा था और वो सरप्राइज है कि वो बेहोश नहीं हुआ। वो लड़के की रेजिलियंस की तारीफ करता है और कहता है कि अगर वो 1000 साल पहले पैदा हुआ होता तो वो एक लेजेंडरी हीरो होता। असैसिन फिर उसे एक क्रिटिकल वीकनेस के बारे में वॉर्न करता है जो फ्यूचर में उसकी जान ले सकती है। एक सीरियस लुक के साथ वो वॉर्न करता है कि अगर उस यंग लड़के ने इस कमी को ठीक नहीं किया तो वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। योहान इस रेवलेशन से शॉक हो जाता है और सोचता है कि उसके मास्टर का उस वार्निंग से क्या मतलब है। केगेल एक्सप्लेन करता है कि प्रोटैगनिस्ट अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकता और यही एक दिन उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। वो यंग लड़का इस दावे पर शक करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी ही स्ट्रेंथ से खुद पर अटैक कर रहा है। मास्टर फिर डैगर्स का एक सेट दिखाता है और अपने डिसाइपल के लिए एक नए चैलेंज की तैयारी करता है। वो अपनी सोर्ड लेता है और लड़के को अपनी पूरी स्ट्रेंथ और पावर के साथ फिर से उस पर अटैक करने के लिए चैलेंज करता है। एक चैलेंजिंग लुक के साथ वो प्रॉमिस करता है कि अगर वो यंग लड़का अपनी सोर्ड के बजाय उसकी सोर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो गोल्ड शब्द सुनते ही प्रोटैगनिस्ट की आंखें लालच से चमक उठती हैं और उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और मास्टर की ओर भागता है, चिल्लाते हुए कहता है कि वो अपना प्रॉमिस याद रखे। वो यंग लड़का फिर अटैक करने की तैयारी करता है, एक पेड़ को इम्प्रोवाइज्ड वेपन की तरह यूज करते हुए। दोनों वेपन्स के बीच क्लैश वायलेंट होता है और इम्पैक्ट के फोर्स से हर जगह स्पार्क्स उड़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट ब्लो के रिकॉयल को महसूस करता है और अपने मास्टर द्वारा यूज किए जा रहे फोर्स के खिलाफ अपने दांत पीसता है। उसकी आंख से कुछ टपकता है और उसे रियलाइज होता है कि फाइट का इम्पैक्ट उसकी बॉडी पर असर डाल रहा है। उस यंग लड़के को अपने फादर के साथ हुई फाइट याद आती है और उसे रियलाइज होता है कि सिचुएशन पहले जैसी ही है। केगेल फिर कहता है कि लड़का अपनी ही स्ट्रेंथ से हार गया और उसे इसे कंट्रोल करना सीखने की जरूरत है। वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो उसका एक ट्रेजिक और निश्चित अंत होगा। मास्टर एक ब्लेड का टुकड़ा फेंकता है जो स्किल के टेस्ट के रूप में डिसाइपल के आर्मर में धंस जाता है। एक डिटरमिन्ड लुक के साथ योहान समझ जाता है कि उसे सरवाइव करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना सीखना होगा। केगेल उसे ऑब्जर्व करता है और कहता है कि जब वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाएगा तो इनक्रेडिबल चीजें पॉसिबल होंगी। सोर्ड की शीट से मास्टर प्रोटैगनिस्ट के आर्मर पर एक क्विक और प्रिसाइज ब्लो देता है। उस यंग लड़के के पास मुश्किल से रिएक्ट करने का टाइम होता है और शीथ आर्मर को ऐसे काट देती है जैसे वो एक शार्प ब्लेड हो। वो ये रियलाइज करके शॉक हो जाता है कि उसका मास्टर सिर्फ शीथ से उसका आर्मर काटने में कामयाब हो गया। असैसिन एक्सप्लेन करता है कि जब आपका अपने फोर्स पर कंट्रोल होता है तो आप बिना ब्लेड के भी कुछ भी काट सकते हैं। सिनिस्टर स्माइल के साथ वो कहता है कि वो मुश्किल से ही इमेजिन कर सकता है कि लड़का कितना पावरफुल बन जाएगा। मास्टर फिर कहता है कि बातें बहुत हो गई और अब रियल ट्रेनिंग शुरू करने का टाइम है।
वो वॉर्न करता है कि ये मुश्किल होगा और हो सकता है कि वो यंग लड़का लर्निंग प्रोसेस में सरवाइव भी न कर पाए। एक थ्रेटनिंग लुक के साथ वो पूछता है कि क्या डिसाइपल आगे आने वाले चैलेंज के लिए तैयार है। योहान एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कंफर्म करता है और कहता है कि वो एड्स कैसल में ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। लाइफ हमेशा की तरह चलती रहती है जबकि प्रोटैगनिस्ट अपनी ट्रेनिंग जर्नी शुरू करता है। एक और यंग लड़का क्लोक पहने हुए गांव से गुजरता है और वहां के रेजिडेंट्स और लोकल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है। थका और चोटिल योहान अपने नए असैसिन मास्टर के साथ अपनी इंटेंस ट्रेनिंग जारी रखता है। उसे लगता है कि वो खुद को रोकना सीख रहा है, लेकिन उसे अब भी अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है। सडनली वो साइड में देखता है और उसे कैसल के कोर्टयार्ड के बीच में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसका ध्यान खींचता है। उसे आर्मर और शील्ड्स के साथ एल्विन सोल्जर्स का एक ग्रुप एक गेट के सामने खड़ा दिखाई देता है। प्रोटैगनिस्ट पास जाकर पूछता है कि वो कौन है, लेकिन एक गार्ड उसे गुजरने से रोक देता है। वहां एनॉय हो जाता है और इस जगह पर उस देने की गार्ड की अथॉरिटी पर सवाल उठाता है। एक कॉन्फिडेंट स्मिर्क के साथ सोल्जर अपनी और अपने ग्रुप की आइडेंटिटी रिवील करने की तैयारी करता है। वो कहता है कि वो वुल्व्स ऑफ अकिटेन है, जो हिज मैजेस्टी से सीधे जुड़ी हुई मर्सिनरी गिल्ड है। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है कि वो मर्सिनरीज हैं और पे के बारे में पूछता है। सोल्जर्स हंसते हैं और कहते हैं कि वो हर जॉब के लिए 2 गोल्ड कॉइन्स कमाते हैं, जो एक कैप्टन की कमाई से कहीं ज्यादा है। वो ये भी कहते हैं कि एक अच्छा मर्सिनरी बनने के लिए स्किल मैटर करती है, न कि आपके मसल्स का साइज। योहान की आंखें लालच से चमक उठती हैं जब वो पैसे के बारे में सोचता है और करियर बदलने पर विचार करता है। गोल्डन आर्मर में एक मिस्टीरियस आदमी दूर से उस यंग लड़के के मर्सिनरीज के साथ इंटरैक्शन को ऑब्जर्व करता है। वो इंपोजिंग फिगर, फर्म स्टेप्स और एक इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस के साथ प्रोटैगनिस्ट के पास आता है। योहान की आंख में उस मिस्टीरियस वॉरियर की इमेज रिफ्लेक्ट होती है और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है और उसका हाथ अनजाने में ही अपनी सोर्ड की हिल्ट पर चला जाता है। वो वेपन निकालने की तैयारी करता है, जैसे कि वो किसी डेडली और पावरफुल दुश्मन का सामना कर रहा हो। वो यंग लड़का कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि वो उस मिस्टीरियस आदमी के प्रति इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है। एल्विन नाइट्स में से एक उस पर लॉर्ड करीमोव के सामने अपनी सोर्ड निकालने की हिम्मत करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन मिस्टीरियस फिगर उसे रोक देता है और कहता है कि सब ठीक है। गोल्डन आर्मर में एक व्हाइट हॉर्स पर सवार करीमोव उस यंग लड़के को एक इंटिमिडेटिंग गेज से घूरता है। अपनी चमकती लाल आंखों से वो पूछता है कि वो लड़का कौन है जिसने उसे सोर्ड से चैलेंज करने की हिम्मत की। योहान को पसीना आने लगता है और वो उस मिस्टीरियस नाइट की इंपोजिंग प्रेजेंस में नर्वस हो जाता है। सोल्जर से घिरा हुआ वो खुद को हाउस एड्स के योहान के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और शांत रहने की कोशिश करता है। गोल्डन आर्मर वाला वॉरियर अपनी असली पहचान बताने की तैयारी करते हुए अपना एक हाथ अपने हेलमेट पर उठाता है। फिर वो अपना हेलमेट हटाता है और प्रोटैगनिस्ट को अपना चेहरा दिखाता है, जो उसे डर और क्यूरियोसिटी से घूरता है। वो आदमी खुद को करीमोव के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो होली एम्पायर के इंपीरियल गार्ड का एक नाइट है। योहान को रियलाइज होता है कि उसका रिएक्शन इंस्टिंक्टिव था और उसने बिना सोचे समझे ही अपना हाथ अपनी सोर्ड पर रख दिया था। उसने ऐसा कुछ पहले कभी महसूस नहीं किया था, न तब जब उसने ब्लैक वुल्फ को देखा था और न ही जब उसके फादर ने उसे एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। करीमोव का किलिंग इंटेंट इतना सफोकेटिंग है कि वो यंग लड़का डर से पूरी तरह पैरालाइज्ड महसूस करता है। ऐसा था जैसे वो एक हेल्पलेस रैबिट हो जो एक निर्दयी और बहुत पावरफुल प्रीडेटर का सामना कर रहा हो। उसे एक टॉप हंटर के सामने शिकार जैसा महसूस होता है और उसके चेहरे से पसीना टपकता है। एक ठंडी ऑथोरिटेटिव आवाज में एल्विन नाइट प्रोटैगनिस्ट को तुरंत उसके रास्ते से हटने के लिए कहता है। उस यंग लड़के को पसीना आता रहता है। उसकी बॉडी वॉरियर के ओवरवेलमिंग ऑरा के सामने डर से कांप रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ जाती है और वो उस आदमी की प्रेजेंस से पूरी तरह शॉक में था। मर्सिनरीज उसे मॉक करते हैं और कहते हैं कि अगली बार जब वो किसी से टकराए तो और ज्यादा केयरफुल रहे। एल्विन सोल्जर्स में से एक हंसता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि उस डरे हुए लड़के के लिए कोई अगली बार होगा भी या नहीं। जैन नाम की एक नाइट इन ट्रेनिंग करीमोव से पूछती है कि क्या उस यंग लड़के को वहां छोड़ना ठीक है। एक स्मिर्क के साथ वो कहता है कि वो इतने अच्छे दिन पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। फिर वो अपने आदमियों के साथ कैसल में एंटर करता है और योहान को अकेला और इस सबसे कंफ्यूज छोड़ देता है। तो प्रोटैगनिस्ट चुप रहता है और एम्परर के एक नाइट के सडन अराइवल के बारे में सोचता है। फिलिप करीमोव के आने की खबर सुनकर शॉक हो जाता है और कैसल के कोर्टयार्ड में उसे ग्रीट करने के लिए दौड़ता है। वो सोचता है कि इतना जरूरी फिगर इस तरह की भूली बिसरी जगह पर क्यों आएगा। हाँफते हुए वो खुद को हाउस एट्स के अगले लॉर्ड के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और विजिट का कारण पूछता है। योहान की सौतेली माँ अपने बेटे जॉन के साथ आती है और एम्परर के नाइट को उसके गुड लुक्स के लिए कॉम्प्लीमेंट देती है। एक सिडक्टिव स्माइल के साथ वो कहती है कि अगर उसे पता होता कि वो एग्जिस्ट करता है तो वो बाद में शादी करती। फिर वो उसे कैसल में इनवाइट करती है, लेकिन करीमोव उसकी प्रेजेंस को
पूरी तरह इग्नोर करता हुआ लगता है। फिलिप उस औरत के एटीट्यूड से एनॉय हो जाता है और सोचता है कि क्या नाइट उसकी बात सुन भी रहा है। गोल्डन आर्मर वाला वॉरियर फिर कैसल में एंटर करता है और बिना परमिशन के लॉर्ड के थ्रोन पर बैठ जाता है। एक ठंडी अथॉरिटेटिव आवाज में वो पूछता है कि इन जमीनों का लॉर्ड जेसन कहाँ है। फिलिप और उसकी सौतेली माँ नाइट की ओडेसिटी से शॉक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि कैसे रिएक्ट करें। यंग हेयर उसे अपने फादर को इतनी डिसरिस्पेक्टफुली एड्रेस करने के लिए डांटने की कोशिश करता है, लेकिन सौतेली माँ उसे इंटरप्ट करती है और कहती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट नाइट है। फिलिप को रियलाइज होता है कि वो औरत इस मौके का यूज अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए कर रही है। करीमोव फिर सब पर चिल्लाता है कि चुप हो जाओ और तुरंत उसकी नजरों से दूर हो जाओ। वो एक ड्रिंक मांगता है और कहता है कि वो कैसल के अंदर लॉर्ड जेसन का इंतजार करेगा। हाथ में अपनी सोड लिए वो हाउस एट्स के लॉर्ड के आने का पेशेंटली इंतजार करता है ताकि हिसाब बराबर किया जा सके। मीनवाइल योहान अपनी इंटेंस ट्रेनिंग जारी रखता है और अपने मास्टर के साथ अपनी स्किल्स को और निखारता है। करीमोव अपना हेलमेट उतारता है जिससे उसका कॉन्फिडेंट चेहरा रिवील होता है, जैसे कि वो आने वाले कन्फ्रंटेशन का इंतजार कर रहा हो। दोनों वॉरियर्स एक कॉलिजन कोर्स पर लग रहे थे और उनकी किस्मत जल्द ही टकराने वाली थी। ट्रेनिंग के दौरान केगल अपने डिसाइपल पर फोकस करने और डिस्ट्रैक्ट न होने के लिए चिल्लाता है। वो यंग लड़का दर्द में दांत पीसता है जब वो अपने मास्टर के स्विफ्ट और प्रिसाइज अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है। उसकी गर्दन पर एक छोटा सा कट लग जाता है जो दिखाता है कि वो टाइम पर ब्लो को डॉज नहीं कर सका। असैसिन उसे वार्न करता है कि अगर डैगर्स में पॉइजन होता तो वो अब तक बेजान हो चुका होता। प्रोटैगनिस्ट माफी मांगता है और कहता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि एम्परर के नाइट्स गांव में आ गए हैं। तो ये अजीब लगता है कि बाहरी नाइट्स कैसल के एंट्रेंस को कंट्रोल कर रहे हैं जो उसकी फैमिली का है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो कहता है कि उनके लिए गेट्स बंद करने और एक्सेस कंट्रोल करने का कोई मतलब नहीं बनता। केगल पूछता है कि वो इसके बारे में क्या कर सकता है भले ही सिचुएशन सस्पिशियस और स्ट्रेंज हो। मास्टर एक्सप्लेन करता है कि करीमोव कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और एम्पायर की सेंट्रल पावर है। योहान सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि क्या एल्विन नाइट उसके असैसिन मास्टर से ज्यादा स्ट्रांग है। असैसिन एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर एक सीरियस और थॉटफुल एक्सप्रेशन होता है। फिर वो एडमिट करता है कि अगर उसे करीमोव का सामना करना पड़ा तो वो बिना सोचे समझे भाग जाएगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि आप किसी फाइट का नतीजा खत्म होने के बाद ही जान सकते हैं, लेकिन उसे अपने मास्टर से एक थप्पड़ पड़ता है। केगल उस पर अपनी जगह जानने के लिए चिल्लाता है और कहता है कि वो मुश्किल से ही अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर पाता है। वो उसे ताना मारते हुए एक बच्चा बुलाता है जिसे स्वॉर्ड्समैनशिप के बेसिक्स तक नहीं पता और उस नाइट के खिलाफ उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन एक डिटरमाइंड लुक के साथ वो यंग मैन कसम खाता है कि वो ट्रेन करेगा और जो कुछ भी आएगा उसके लिए खुद को प्रिपेयर करेगा। मास्टर एक आह भरता है और अपने जिद्दी डिसाइपल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उसे वापस ट्रेनिंग पर लगने को कहता है। इसके बाद दोनों इंटेंसली ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी ब्लेड्स के क्लैश की गूंज पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। ईगल उस पर बार बार अटैक करता है और चिल्लाकर कहता है कि ट्रेनिंग को गिव अप किए बिना कोशिश करते रहो। यंग मैन अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वो अपने मास्टर के मूवमेंट्स के साथ बना रहे और उनकी टेक्निक सीख सके। कीगल उस पर फास्ट और प्रिसाइज अटैक से प्रेशर बनाए रखता है ताकि वो अपने डिसाइपल की लिमिट्स को टेस्ट कर सके। एक फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ मास्टर उस यंग मैन पर चिल्लाता है कि बिना रुके और रेस्ट किए बिना कोशिश करते रहो। हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान था कि अपनी पूरी रॉ स्ट्रेंथ के बावजूद भी वो अपने मास्टर को हिट क्यों नहीं कर पा रहा है। वो कंप्लेन करता है कि वो तो स्वॉर्ड की शीट तक को कट नहीं कर पा रहा और अपनी स्किल की कमी से फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तभी वो असैसिन उसे फोर्स के फ्लो के बारे में सिखाता है और बताता है कि कैसे एक स्ट्राइक के लिए उसे स्वॉर्ड की टिप पर कंसंट्रेट करना है। वो उस यंग मैन से कहता है कि वेपन को बस यूं ही ब्लाइंडली स्विंग मत करो, बल्कि फोर्स को ब्लेड की टिप पर ट्रांसफर करो। जैसे जैसे टाइम और ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, जोहान समझने लगता है कि अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है। कीगल नोटिस करता है कि लड़के की स्वॉर्ड की साउंड अब शार्प होती जा रही है और वो उसकी प्रोग्रेस से सरप्राइज्ड हो जाता है। ट्रेनिंग इंटेंसली जारी रहती है और वो दोनों डार्क फॉरेस्ट में एक डेडली डांस की तरह ब्लोज एक्सचेंज करते हैं। प्रोटैगनिस्ट को फील होता है कि फाइनली उसे ये समझ आ रहा है और वो एक डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए प्रिपेयर होता है। सही अमाउंट में फोर्स के साथ वो अपनी सारी एनर्जी अटैक के लिए स्वॉर्ड की टिप पर कंसंट्रेट करता है। उसकी आंखें एक इंटेंस ब्लू लाइट से ग्लो करने लगती हैं जैसे ही वो अपने मास्टर को अपनी न्यू पावर दिखाने के लिए रेडी होता है। ईगल उस यंग मैन में आए चेंज को नोटिस कर लेता है और सेंस कर लेता है कि अगर उसने खुद को डिफेंड नहीं किया तो अगला ब्लो बहुत डेंजरस होगा। तभी दोनों एक दूसरे पर चार्ज करते हैं जिससे ब्लेड्स और असैसिनेशन टेक्निक्स का एक खतरनाक क्लैश होता है। एक सिंगल प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ जोहान फाइनली अपने मास्टर की स्वॉर्ड शीथ की टिप को कट करने में कामयाब हो जाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपनी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करता है और चिल्लाता है कि उसने इसे कट कर दिया। वो कहता है कि फाइनली उसे ये आ गया और ये उतना भी हार्ड नहीं था जितना ट्रेनिंग की बिगिनिंग में लग रहा था। कीगल उसे साइलेंस में देखता है और सोचता है कि यह लड़के का बस एक लकी शॉट रहा होगा। मास्टर,
फिर अपने डिसाइपल को एक न्यू चैलेंज के लिए बुलाता है और उसे एक बार फिर टेस्ट करने के लिए रेडी होता है। अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेकर वो वॉर्न करता है कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगा और उसे फिर से अटैक करने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट अपने मास्टर की सर्पेंट टेक्निक का यूज करता है और एक इंप्रेसिव ब्लू ऑरा के साथ उस पर अटैक करता है। ईगल उस यंग मैन की स्किल से चौंक जाता है और लास्ट सेकंड में एक बैकवर्ड लीप के साथ उस ब्लो को डॉस कर लेता है। जोहान अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है और ट्रेनिंग में एक बार फिर अपने मास्टर को हराने की खुशी में कूदने लगता है। असैसिन शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि आखिर ये किस तरह का बच्चा है जो इतनी जल्दी सीख गया। उसने तो उसे सिर्फ फोर्स कंट्रोल करना सिखाया था, लेकिन लड़का पहले से ही सीक्रेट टेक्निक सर्पेंट स्टंग का इस्तेमाल कर रहा है। उस यंग मैन ने एक ऐसी टेक्निक को परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया था जिसे उसने उनसे मिलने वाले दिन सिर्फ एक बार देखा था, और मास्टर के एस्टॉनिशमेंट के लिए वो उसे टेक्निक के क्रिएटर यानी खुद उससे भी ज्यादा परफेक्शन के साथ यूज करता है। ईगल एक पल के लिए साइलेंट हो जाता है और अपने नए और इकलौते डिसाइपल के इस एब्सर्ड टैलेंट को प्रोसेस करने लगता है। उसका एक्सपीरियंस उसे बताता है कि जब तक कोई चमत्कार नहीं होता वो अब इस लड़के को डिफीट नहीं कर पाएगा। एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड का मास्टर आह भरता है और बड़बड़ाता है कि उसका डिसाइपल तो एक टोटल मॉन्स्टर है। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहा होता है कि उसने टेक्निक सीख ली है और अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लिया है। तभी कीगल अनाउंस करता है कि उसकी टीचिंग्स खत्म हो गई हैं और वो सुबह होते ही फॉरेस्ट छोड़ देगा। यंग मैन सरप्राइज्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या यह सच में खत्म हो गया, क्योंकि उसे तो अभी ठीक से स्वॉर्ड यूज करना भी नहीं आया है। मास्टर हिचकिचाते हुए एडमिट करता है कि उसका डिसाइपल एक हफ्ते से भी कम समय में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है। वो कहता है कि वो सेटिस्फाइड है कि उसकी स्पोर्ट्समैनशिप गायब नहीं होगी और लड़के से कहता है कि वो जैसी चाहे अपनी लाइफ जिए। असैसिन उसे गुड बाय कहता है और यंग मैन से कहता है कि उसने इस लेवल की पावर तक पहुंचने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो सच में जा रहा है और मास्टर कंफर्म करता है ये कहते हुए कि वो कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रहता। कैंपफायर के पास कीगल कहता है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक असैसिन है, बल्कि ये उसके नेचर की वजह से है। लड़का फिर पूछता है कि क्या वो सिनिस्टर ओमेन्स बुरे संकेतों के बारे में कुछ जानता है, जैसे कि वो ब्लैक वुल्फ जिसका उसने सामना किया था। वो उसे उस क्रीचर के साथ हुए एनकाउंटर और उस बार बार आने वाले नाइटमेयर के बारे में बताता है जिसमें उसका सिर कट जाता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जब मास्टर अपीयर हुआ तो उसे लगा कि वही उसकी मौत का ओमेन है। कीगल रिप्लाई करता है कि बैड लक का कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होता और अगर उसने उसे एलिमिनेट कर दिया होता तो वही असली साइन होता। कैंपफायर के पास असैसिन जाने से पहले अपने डिसाइपल को कुछ एडवाइस देने के लिए तैयार होता है। वो उसे एडवाइस देता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए एक सूटेबल वेपन ढूंढे, जैसे कि डैनिस स्टील से बना हुआ कोई वेपन। ये स्टील एक लेजेंडरी मैजिक इन्फ्यूज्ड मेटल है जो सिर्फ एंशिएंट रूइंस में ही मिल सकता है। चूंकि इसे बनाने का तरीका खो चुका है, इससे बने वेपन्स एक्सट्रीमली रेयर और वैल्यूएबल होते हैं। यंग मैन पूछता है कि क्या ये महंगा है और उसका मास्टर कहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ सेविंग करके भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जोहान को यह रिकमेंडेशन समझ नहीं आती, लेकिन मास्टर कहता है कि वो बस उसे उसकी पैथेटिक सिचुएशन दिखाना चाहता था। कीगल तब उसे सलाह देता है कि अगर वो किसी को डैनिस स्टील वेपन यूज करते हुए देखे, चाहे दूर से ही, तो वो वहां से भाग जाए। यंग मैन एग्री करता है और कहता है कि वो इस एडवाइस को ध्यान में रखेगा ताकि वो अपने अपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट ना करे। असैसिन फिर उठता है और जाने के लिए तैयार होता है और प्रोटैगनिस्ट को फॉरेस्ट में अकेला छोड़ देता है। वो लड़के को एक लास्ट एडवाइस देता है कि वो ऐसे अपोनेंट से फाइट ना करे जिन्हें वो हरा नहीं सकता। अगर फाइट अनअवॉइडेबल हो तो मास्टर कहता है कि जीतने के लिए बिना फेल हुए किसी भी तरह का तरीका यूज करो। एक सीरियस लुक के साथ यंग मैन अपने मास्टर के शब्दों को सुनता है और उन्हें अपनी मेमोरी में बिठा लेता है। कीगल फिर एक लास्ट रिक्वेस्ट के साथ फेयरवेल कहता है कि उसका इकलौता डिसाइपल अपनी मौत से न मिले। असैसिन का मेन लेसन लड़के के लिए ये था कि अगर डेंजरस हो तो भाग जाओ और अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो एलिमिनेट कर दो। अपने हाथों को जोड़कर जोहान अपने मास्टर के शब्दों को याद रखने और हर कीमत पर सरवाइव करने का प्रॉमिस करता है। मीनवाइल ईज के कैसल में रात का माहौल टेंशन और मिस्ट्री से भरा हुआ था। एक वुमन करीमोव से पूछती है कि क्या उसे ड्रिंक पसंद आई, जबकि वो थ्रोन पर बैठा होता है। ओवन नाइट टेस्ट के बारे में कंप्लेन करता है और गॉबलेट को फेंक देता है, जो दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। करीमोव कहता है कि इससे बेहतर ड्रिंक सिर्फ लॉर्ड जीसिन के चैम्बर्स में है और इस सिचुएशन पर अफसोस जताता है। जोहान की स्टेपेमदर उसे एक ज्यादा कोजी रूम में इनवाइट करती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। एक सिडक्टिव स्माइल के साथ वह इंसिस्ट करती है और कहती है कि लॉर्ड का रूम बहुत कंफर्टेबल है और उसे इसका पछतावा नहीं होगा। वो सजेस्ट करती है कि वो दोनों एक साथ एक वंडरफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन नाइट इंटरेस्टेड नहीं लगता। एक कोल्ड और शार्प आवाज में वो उस वुमन को अपनी नजरों से दूर हो जाने और उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। स्टेपेंदर इस रिजेक्शन से शॉक्ड रह जाती है और खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। करीमोव उसे इन्फॉर्म करता है कि लॉर्ड जीसन देर रात में पहुंचेंगे और उसकी आंखें एक रेड लाइट से ग्लो करने लगती हैं। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ
वो कहता है कि वो वेट करते करते थक गया था और अब कुछ फन करने जा रहा है। ओवरनाइट फिर अपने असली इरादे रिवील करता है और स्लॉटर नाम के एंटरटेनमेंट के लिए तैयार होता है। फिलिप रूम के बाहर से चीखें सुनता है और कैसल में जो हो रहा है उससे टेरिफाइड हो जाता है। मीनवाइल वापस फॉरेस्ट में जोहान को हवा में कुछ अजीब महसूस होता है और सडनली उसे एक बैड फीलिंग आने लगती है। चौड़ी आंखों से वो सोचता है कि दूर होराइजन पर जो स्मोक और फायर वो देख रहा है वो क्या है। तभी वो देखता है कि विलेज पूरी तरह से आग की लपटों में है और सोचता है कि यह जगह आग में क्यों जल रही है। मीनवाइल हमारे लड़के के डैड जिसन घर लौटता है और सोचता है कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। उसका एक आदमी कहता है कि आग की लपटें बहुत इंटेंस लग रही हैं और उसे तुरंत वापस जाना चाहिए। बिना एक सेकंड सोचे वो अपने घोड़े को जितनी तेजी से हो सके दौड़ाने लगता है और इसी तरह वो उड़ते हुए कैसल के गेट्स तक पहुंचता है ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन सामने मौजूद एल्विन गार्ड्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे स्लोपोक और पिग लॉर्ड बुलाते हैं। वो उसे जल्दी करने को कहते हैं क्योंकि लॉर्ड करीमोव का पेशेंस कोई एंडलेस नहीं है। जैसे ही गेट्स खुलते हैं जिसन की आंखें प्योर शॉक और टेरर से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि कैसल का कोर्टयार्ड ईंटों के ग्राउंड पर बिखरी हुई बॉडीज से भरा पड़ा था। इसके ऊपर से आप उन विक्टिम्स के चेहरों पर डेस्पिरेशन देख सकते हैं जिन्हें बचने का कोई चांस ही नहीं मिला। इस सीन से पूरी तरह हॉरिफाइड लॉर्ड मुश्किल से बोल पाता है और पूछता है कि ये सब क्या है। सडनली गोल्डन आर्मर में एक विशाल पैर उसके सामने ग्राउंड पर जोर से स्टॉम्प करता है। ये नाइट करीमोव था जो कोल्डली कहता है कि जिसन फाइनली आ गया है और वो लेट है। जिसन को ठंडा पसीना आने लगता है, वो स्पीचलेस हो जाता है और अपनी कुल्हाड़ी के हैंडल को कसकर पकड़ लेता है जब तक कि वो गुस्से से फट नहीं पड़ता और चिल्लाता है ये पूछते हुए कि करीमोव आखिर वहां कर क्या रहा है। नाइट फिर जिसन पर एम्परर के खिलाफ अटैक और ट्रेजन देशद्रोह की प्लानिंग का आरोप लगाता है और इस वजह से वो डिक्लेयर करता है कि ईस फैमिली को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया जाएगा। जिसन चिल्लाता है कि यह रिडिकुलस है और यह सब उसे फंसाने के लिए एक पर सफाई है। वो फिर नाइट को चैलेंज करता है और पूछता है कि वो खुद को समझता क्या है जो ऐसा कुछ होने दे रहा है। बिना किसी परवाह के करीमोव उसे बस इग्नोर करता है और ट्रम्पेट बजाने का आर्डर देता है और फिर उन्हें फैमिली सील रिकवर करने और पूरी टेरिटरी को पर्स करने का आर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही एल्व्स की आर्मी उस टेरिटरी को मैप से मिटाने के लिए आगे बढ़ती है। ठीक इसके बाद पूरा विलेज आग की लपटों में घिर जाता है जो प्योर डिस्ट्रक्शन का सीन था। आग की लपटों के बीच एक एल्विन सोल्जर घुटनों पर बैठे फादर वालबर्ग के पास आता है और उसे क्रूअल कहता है। फिर वो सोल्जर उससे लॉर्ड के इलेजिटिमेट सन नाजायज बेटे के बारे में सवाल करता है और उसकी लाइफ खत्म करने की धमकी देता है। लेकिन जैसे ही सोल्जर प्रीस्ट को फिनिश करने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाता है हमारा लड़का कहीं से अपीयर होता है और एक स्विफ्ट मूव के साथ जोहान अपनी स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक करके प्रीस्ट को डिफेंड करता है। फादर वालबर्ग शॉक में है। सोल्जर की स्वॉर्ड उनकी गर्दन से बस कुछ इंच दूर थी। जैसे ही वो ऊपर देखता है वो हमारे हीरो को पहचान लेता है जो उसे नाम से बुलाता है। जोहान फिर पूछता है कि क्या हो रहा है और प्रीस्ट कहता है कि एम्परर की आर्मी पागल हो गई है। वो ये भी ऐड करता है कि लॉर्ड जिसन का भी शायद यही ट्रेजिक फेट अंजाम हुआ है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ये न्यूज सुनकर पूरी तरह से हिल जाता है कि शायद उसके फादर भी नहीं रहे। मीनवाइल आग की लपटें विलेज के लकड़ी के घरों को जलाती जा रही थीं। वालबर्ग कहता है कि वो सब कुछ जला देना चाहते हैं और जोहान कहता है कि उन्हें जल्दी से कैसल पहुंचना होगा। सडनली हमारे लड़के को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वो रुककर चारों ओर देखता है और थोड़ा आगे चलने पर उसे ग्राउंड पर एक बच्ची मिलती है जो आंसुओं के बीच उसका नाम पुकार रही थी। वो पास जाता है और पूछता है कि क्या वो डेल है, वही छोटी लड़की जिसे उसने वुल्फ से बचाया था। ये देखकर कि वो सेफ है जोहान रिलीव्ड फील करता है और कहता है कि यहाँ डेंजरस है और उसे जल्दी से वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन उसी पल उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो लड़की के पीछे कुछ भयानक नोटिस करता है। डेल के फादर को अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करते हुए एक एरो लग गया था और वो उसके लिए चीख रही थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस सीन को देखकर शॉक और फ्यूरी से फ्रीज हो जाता है। हमारे हीरो को तब डेल के फादर की याद आती है, एक सिंपल मैन जो बस अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था और अब वो विलेज पर हुए इस कायरतापूर्ण अटैक का ट्रैजिक रिजल्ट देख रहा है। इसके अलावा उसे एक और फैमिली की याद आती है जो खुशी खुशी रहती थी और विलेज में पीसफुली रहती थी। लेकिन वो पीस चकनाचूर हो गया और उन सबका एक ट्रैजिक और वायलेंट एंड हुआ। उसे टैवर्न में लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए टोस्ट करने वाले लोग भी याद आते हैं, लेकिन अब उनकी बॉडीज ग्राउंड पर लाइफलेस पड़ी हैं। ये सब देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने दांत भींच लेता है और अपने अंदर रेस को बढ़ता हुआ महसूस करता है। डेल का छोटा हाथ अपने फादर पर देखकर वो एक क्रूशियल डिसीजन लेता है। वो फिर लड़की की ओर मुड़ता है और उसे सेफ्टी के लिए फादर वालबर्ग के साथ रहने को कहता है। ठीक इसके बाद हमारा हीरो खड़ा होता है और उस केओस के बीच में चलना स्टार्ट कर देता है। प्रीस्ट तब डेस्परेटली चिल्लाता है, उसे बताता है कि वो नहीं जा सकता और उसे वहां से निकलना होगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट चलना बंद कर देता है और प्रीस्ट की वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर करता है।
वो फिर अपना सिर उठाता है और ग्राउंड में गड़े एक स्टैंडर्ड पर कुछ भयानक देखता है, क्योंकि उसके फादर जिसन का सिर वहां सबके देखने के लिए डिस्प्ले पर लगा हुआ था। एक साइन तब उन्हें इन्फॉर्म करता है कि ड्यूक को एम्परर के खिलाफ ट्रेजन, देशद्रोह के लिए फिनिश कर दिया गया था। यह भी वार्न करता है कि जो कोई भी बिना परमिशन के बॉडी को टच करेगा उसे भी सेम पनिशमेंट मिलेगी। हमारा लड़का साइलेंस में खड़ा है, अपने फादर और विलेज में सभी के लॉस को प्रोसेस कर रहा है। दूसरी तरफ एक एल्विन सोल्जर उसे देख लेता है और पूछता है कि वो इलेजिटिमेट लड़का वहां क्या कर रहा है। उनका लीडर तब ताना मारता है, ये सोचकर कि वो भाग गया था, और पूछता है कि क्या वो अपना एंड देखने वापस आया है। लेकिन बिना एक शब्द कहे हमारा हीरो आगे चार्ज करता है और एक ब्लो मारता है। एक स्विफ्ट मूव के साथ वो करीमोव पर अटैक करता है, लेकिन नाइट अपनी ही स्वॉर्ड से उसे पैरी कर देता है। ब्लेड्स का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है कि फाइट में हर जगह स्पार्क्स उड़ते हैं। फिर नाइट के फोर्स के नीचे हमारे प्रोटैगनिस्ट की स्वॉर्ड क्रैक होने लगती है और प्रेशर न झेल पाने के कारण ब्लेड कई पीसेज में टूट जाती है। करीमोव तब मौके का फायदा उठाता है और एक पावरफुल ब्लो से उस पर अटैक करता है, जिससे वो हवा में उड़ जाता है। हमारा हीरो तब ग्राउंड पर रोल करता है, लेकिन जल्दी से वापस खड़ा हो जाता है, फाइट जारी रखने के लिए रेडी। वो फिर अपनी आंखों में एक डिटरमाइंड और फ्यूरियस लुक के साथ एनिमी की ओर रश करता है। करीमोव सिनिस्टरली स्माइल करता है और कहता है कि ये फाइट उसके लिए काफी एंटरटेनिंग है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तब एक गिरे हुए सोल्जर से दूसरी स्वॉर्ड उठाता है और वापस अटैक पर चला जाता है। वो एनिमी को स्ट्राइक करने के लिए अपने मास्टर से सीखी हुई सर्पेंट टेक्निक का यूज करता है। एक क्विक मूवमेंट के साथ वो एक ही टाइम पर दोनों स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन करीमोव अपनी डैनिस स्टील स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। एक बार फिर हमारे लड़के की स्वॉर्ड्स प्रेशर नहीं झेल पाती और टूट जाती हैं। नाइट तब स्विफ्ट और प्रिसाइज स्ट्राइक्स की एक सीरीज के साथ काउंटर अटैक करता है। वो अपने चारों ओर फ्लोट करती हुई कई स्वॉर्ड्स का यूज करके हमारे हीरो पर सभी साइड से अटैक करता है। एक फाइनल मूव के साथ करीमोव स्वॉर्ड्स को एक साथ लाता है और उन्हें अपनी पूरी ताकत से लॉन्च करता है। अटैक हमारे लड़के के पीछे एक स्टोन स्टैचू पर सीधे जाकर लगता है और नाइट के अटैक की पावर से स्टैचू पूरी तरह से ऑब्लिटरेट नष्ट हो जाता है। एंड में करीमोव कहता है कि यह फाइट उसके लिए बहुत अम्यूजिंग थी। वो फिर ये कहकर फिनिश करता है कि ये इतना अच्छा था कि इसे लाइटनिंग स्ट्राइक से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। एक पावरफुल ब्लो के साथ एक एल्विन सोल्जर इम्पैक्ट से हवा में उड़ जाता है। करीमोव फिर कहता है कि यह फाइट उसके लिए सच में बहुत फन वाली साबित हो रही है। एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ वो हमारे हीरो से उसे थोड़ा और एंटरटेन करने के लिए कहता है। फिर वो चिल्लाता है और हमारे लड़के को हिकारत से ईस्ट फैमिली का बास्टर्ड कहता है। डिसआर्म्ड होने के बावजूद हमारा प्रोटैगनिस्ट हाथ में अपनी स्वॉर्ड का हिल्ट मूठ लेकर उठता है। करीमोव फिर अपनी विशाल गोल्डन स्वॉर्ड से दोबारा अटैक करने के लिए तैयार होता है। एक स्विफ्ट मूव के साथ वो हमारे हीरो के चेस्ट पर एक डायरेक्ट ब्लो मारता है। हमारा लड़का अपनी स्वॉर्ड के बचे हुए हिस्से से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन ये यूजलेस है। ब्लो इतना स्ट्रांग है कि वो बिना किसी डिफेंस के चांस के बहुत पीछे फिंक जाता है और इस तरह जोहान एक बार फिर ग्राउंड पर गिर जाता है, पूरी तरह से डिफीटेड और वुंडेड घायल। दोनों एक दूसरे को दूर से घूरते हैं, जबकि हमारा हीरो उस ब्लो से रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। सडनली नाइट कुछ अजीब नोटिस करता है और अपने आर्मर को नीचे देखता है। वो सोचता है कि क्या उसका लेजेंडरी डेनिस आर्मर सच में क्रैक हो गया है। चौड़ी आंखों से उसे विश्वास नहीं होता कि हमारा लड़का ऐसा कारनामा करने में कामयाब रहा, क्योंकि एक ह्यूमन के लिए डेनिस स्टील को तोड़ना पूरी तरह से इम्पॉसिबल होना चाहिए। गुस्से में वो फिर पूछता है कि आखिर ये बास्टर्ड है कौन जो उसे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। मीनवाइल हमारा प्रोटैगनिस्ट ग्राउंड पर पड़े गिरे हुए सोल्जर्स से 2 स्वॉर्ड्स उठाता है। दोनों हाथों में स्वॉर्ड्स लेकर वो एक बार फिर नाइट पर अटैक करने के लिए चार्ज करता है। नाइट को उस यंग मैन से आती हुई पावर पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था और एक माइटी ब्लो के साथ हमारा हीरो उस पर कुछ अटैक्स करता है। करीमोव तब हमारे हीरो को एक माइंडलेस ब्रूट बिना सोचे समझे काम करने वाला कहता है, जो बिना सोचे बस अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और एक सिंगल ब्लो से वो हमारे लड़के के अटैक से खुद को आसानी से डिफेंड कर लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करता है, लेकिन नाइट इम्पैक्ट से हिलता तक नहीं। जोहान फिर एक स्टेप पीछे हटने और खुद को रिपोजिशन करने के लिए सर्पेंट टेक्निक का यूज करता है। करीमोव को रियलाइज होता है कि उसकी प्रिडिक्शन सही थी और उस बच्चे को ठीक से ब्लॉक करना नहीं आता। वो समझ जाता है कि हमारा लड़का बिना किसी रिफाइंड टेक्निक के प्योर इंस्टिंक्ट पर फाइट कर रहा है। एक सीरियस लुक के साथ उसे रियलाइज होता है कि ये बच्चा डेंजरस है और उसे फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। वो फिर उस मोमेंट पर स्ट्राइक करने के लिए तैयार होता है जब हमारा हीरो एक और अटैक करने की कोशिश करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट तब गोल्डन नाइट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने फादर के बैनर का यूज करता है। रेड बैनर ग्राउंड पर गिर जाता है। हमारा लड़का आगे बढ़ने का मौका लपक लेता है। वो बैनर पर जोर से स्टॉम्प करता है, जिससे एल्विन सोल्जर्स पूरी तरह से फ्यूरियस हो जाते हैं। उनका लीडर चिल्लाता है और सभी सोल्जर्स को अटैक करने और हमारे हीरो को फिनिश करने का ऑर्डर देता है।
रेस से ग्लो करती आंखों के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट बैटल के लिए खुद को रेडी करता है और एक सिंगल स्लैश से वो टेरर में चीखते हुए एक सोल्जर का सिर काट देता है। सोल्जर को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता और उसकी बॉडी लाइफलेस होकर ग्राउंड पर गिर जाती है। एक और सोल्जर चीखते हुए आगे चार्ज करता है, लेकिन हमारा हीरो बेरहमी से उसे दो हिस्सों में काट देता है। एल्विन सोल्जर पेन में चीखता है क्योंकि हमारा लड़का अपना रिवेंज का रैम्पेज हिंसक बदला जारी रखता है और इस तरह हमारा प्रोटैगनिस्ट विलेज की आग और डिस्ट्रक्शन के बीच से चलता है। वो फिर सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और कैसल की ओर क्यों बढ़ रहा है। मीनवाइल फादर वालबर्ग छोटी डेल को हक करते हैं और कहते हैं कि उन्हें वहां से निकलना होगा। वो फिर सोचता है कि अब कैसल जाना सिर्फ एक मीनिंगलेस डिमाइज मौत की ओर ले जाएगा। सडनली वो अपना नाम सुनता है और यह देखने के लिए मुड़ता है कि उसे कौन बुला रहा है। उसके सरप्राइज के लिए यह उसका भाई फिलिप है जो जिंदा है लेकिन सीवियरली वुंडेड घायल है। हमारा लड़का तब पास जाता है और पूछता है कि वो इस जगह पर वापस क्यों आया। फिलिप उसे भागने के लिए कहता है क्योंकि वहां रहना उसे सिर्फ उसकी मौत से मिलाएगा। अपनी आखिरी बची ताकत से वो अपना हेलमेट उतारता है और हमारे हीरो को कुछ देने की कोशिश करता है। एक घायल चेहरे के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट उस हेलमेट को पकड़ता है जो उसके भाई ने उसे दिया था। एक आखिरी सांस के साथ फिलिप चल बसता है, हमारे लड़के को बिल्कुल अकेला छोड़कर। हमारा प्रोटैगनिस्ट तब उसे अपने फादर के अपनी जगह जानने वाले शब्द याद आते हैं और उसे अपने मास्टर की एडवाइस भी याद आती है कि जब चीजें डेंजरस हो जाएं तो भाग जाओ। वो जानता है कि एम्परर का नाइट एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट है और उसके मास्टर ने उसे वॉर्न किया था, लेकिन उसे अपने असैसिन मास्टर से सीखा एक और इंपॉर्टेंट लेसन याद आता है। अगर फाइट अनअवॉइडेबल हो तो उसे अपने अपोनेंट को बिना फेल हुए फिनिश करना होगा। उस मेमोरी के साथ वो खुद से कहता है कि अब एक्ट करने का टाइम है और एक न्यूफाउंड डिटर्मिनेशन के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट उठता है बैटल के लिए रेडी। वो फिर अकेले ही कैसल में एंटर करता है, हाथ में अपने आर्मर और स्वॉर्ड के साथ। एल्विन सोल्जर्स उसे देखते हैं और उसके सडन अपीयरेंस से सरप्राइज्ड हो जाते हैं। उनमें से एक पूछता है कि वो बास्टर्ड वहां क्या कर रहा है और गार्ड्स कहाँ हैं। हमारा हीरो तब अपनी मुट्ठी भींचता है और फ्यूरियसली नाइट का नाम चिल्लाता है, करीमोव, और एक पावरफुल पंच से वो एक सोल्जर का सिर एक्सप्लोड कर देता है और करीमोव को बाहर आने के लिए चिल्लाता है। हमारा हीरो तब ग्राउंड पर जोर से स्टॉम्प करता है, ये दिखाते हुए कि चीजें अब सीरियस होने वाली हैं। अपने क्रैक्ड हेलमेट के साथ वो डिटर्मिनेशन से भरे लुक के साथ अपने अपोनेंट को फेस करता है। मीनवाइल करीमोव की स्वॉर्ड से खून टपक रहा है, उसके रून्स प्राचीन अक्षर डार्कनेस में ग्लो कर रहे हैं। नाइट तब कमेंट करता है कि उसने सुना था कि ईज फैमिली का एक बेटा एस्केप कर गया था। वो फिर याद करता है कि वो जोहानीस था, वही जिसने कैसल के सामने उसे फेस किया था। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वो उस आदमी के साथ एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के मूड में नहीं है। वो फिर करीमोव से कहता है कि वो उसे बस एक ऐसा ह्यूमन समझे जो उससे बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। नाइट ताना मारता है, कहता है कि अगर वो भाग गया होता तो जिंदा रहता और उसकी लाइफ वर्थलेस है। फिर एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है अपनी ग्लोइंग स्वॉर्ड उठाते हुए, और इस तरह वो उसे फाइनल शोडाउन के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो अपनी मौत से मिलने के लिए इतना ही उतावला है। चमकती आंखों के साथ हमारा हीरो रिप्लाई करता है कि वो भी एग्जैक्टली यही सोच रहा है। नाइट तब अपनी स्वॉर्ड के साथ चार्ज करता है, हमारे लड़के को एक ही बार में फिनिश करने के लिए रेडी। दोनों ब्लेड्स एक बार फिर प्योर स्ट्रेंथ और स्किल के ड्यूल में क्लैश करती हैं। एक स्विफ्ट स्ट्राइक से करीमोव हमारे हीरो का हेलमेट गिरा देता है और उसका सिर काटने का प्रॉमिस करता है। वो फिर उसे किड बुलाता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइनल ब्लो के लिए तैयार होता है। लेकिन सडनली नाइट किसी चीज से चौंक जाता है और सोचता है कि वो क्या है, क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट सर्पेंट टेक्निक का यूज कर रहा था उसकी स्वॉर्ड पर एक इंटेंस ब्लू लाइट के साथ, और वो टेक्निक एक विशाल ब्लू सर्पेंट के रूप में मैनिफेस्ट होती है जो स्ट्राइक करने के लिए रेडी है। ब्लो तब नाइट के आर्म पर पूरी डिवेस्टेटिंग फोर्स के साथ लैंड करता है। इंपैक्ट इतना पावरफुल है कि लेजेंडरी डेनिस आर्मर दो हिस्सों में टूटने लगता है। एक डायरेक्ट हिट के साथ हमारे हीरो की स्वॉर्ड नाइट के चेस्ट पर सीधे लगती है। करीमोव तब पेन और शॉक में चीखता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी अभी क्या हुआ। नाइट की आंखों में आप हमारे लड़के की भींची हुई मुट्ठी का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं और बिना एक मोमेंट वेस्ट किए वो गोल्डन नाइट के हेलमेट पर एक डायरेक्ट पंच मारता है। ब्लो इतना पावरफुल है कि उसका इंपैक्ट करीमोव की पूरी बॉडी में गूंजता है। इसके ऊपर से फोर्स इतना ज्यादा है कि नाइट का हेलमेट पीसेज में टूट जाता है। करीमोव तब प्योर एगोनी पीड़ा में चिल्लाता है, उस यंग मैन के डिवेस्टेटिंग ब्लो के पेन को महसूस करते हुए। कि स्वॉर्ड तब उसके हाथ से गिर जाती है और कोर्टयार्ड के ईंटों वाले ग्राउंड में फंस जाती है। घायल होकर वो आगे की ओर झुकता है और ब्लो वाली जगह को पकड़कर पेन में दहाड़ता है। चौड़ी आंखों से वो हमारे हीरो को घूरता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हुआ। वो फिर कीगल की टेक्निक को पहचान लेता है और रियलाइज करता है कि यह बच्चा अपनी स्किल्स को छिपा रहा था। मीनवाइल
हमारा प्रोटैगनिस्ट प्योर डिटर्मिनेशन और फ्यूरी के ऑरा के साथ आगे बढ़ता है। करीमोव तब जोर जोर से खांसने लगता है, जो इंडिकेट करता है कि घाव काफी सीवियर था। ग्राउंड पर एक डार्क पूल बनने लगता है जो सिचुएशन की ग्रेविटी को दिखा रहा था। तो नाइट नॉन स्टॉप खांसता रहता है और फाइट में मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। अपने भाई का हेलमेट पहने हमारा हीरो उसे एक कोल्ड सीरियस लुक से घूरता है। फाइट करने के लिए कोई स्ट्रेंथ न बचने पर करीमोव फाइनली ग्राउंड पर अपने घुटनों पर गिर जाता है। हमारा लड़का तब पास जाता है और पूछता है कि उसने उसके लोगों के साथ ये सब क्यों किया। डिफीटेड नाइट रिप्लाई करता है कि ये सब हिज मेजेस्टी की भलाई के लिए था, द एम्परर। वो फिर एक्सप्लेन करता है कि होली एम्पायर डेंजर में है और एम्परर ने चीजों को ठीक करने के लिए एक्ट किया। वो फिर अपनी स्वॉर्ड के बारे में बात करता है, जिसे करीमोव स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिर भी वो जोर जोर से खांसता रहता है और ग्राउंड से उठ नहीं पा रहा था। सडनली वो हंसने लगता है और कहता है कि वो सच में जोहान से मूव्ड प्रभावित है, क्योंकि वो कहता है कि वो दशकों की बैटल्स में भटका है लेकिन कभी इतने स्ट्रांग किसी से नहीं मिला। इसी रीजन से वो उसे एम्पायर ज्वाइन करने और उसके साइड में फाइट करने के लिए इनवाइट करता है। वो फिर कहता है कि हिज मेजेस्टी को हमारे लड़के जैसे टैलेंट की जरूरत है और वो प्रॉमिस करता है कि एम्पायर की वेल्थ उसे ग्लोरी और बहुत सारा गोल्ड देगी, साथ ही एक विशाल और फर्टाइल उपजाऊ जागीर भी देगी जिस पर वो अपनी मर्जी से रूल कर सकता है, और कि हिज मेजेस्टी खुद उसे नाइट का टाइटल देंगे। और इस तरह वो उसे अपने साथ एम्परर की स्वॉर्ड बनने के लिए इनवाइट करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तब साइलेंट रहता है इस टेम्पटिंग ऑफर के बारे में सोचते हुए। वो फिर सोचता है कि यही वो लाइफ है जिसका उसने हमेशा ड्रीम देखा था, जिसमें टनों कैश हो। लेकिन उसे ये स्ट्रेंज लगता है क्योंकि भले ही ये वो सब कुछ है जो वो हमेशा चाहता था, उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा। फ्यूरी से भरे एक लुक के साथ वो फिर नाइट के ऑफर को बस रिजेक्ट कर देता है। करीमोव पूरी तरह से शॉक्ड है। यंग मैन के रिफ्यूजल का रीजन न समझते हुए जोहान चिल्लाता है कि नाइट ने न सिर्फ उसके भाई को बल्कि उसकी सारी प्रजा को भी खत्म कर दिया। नाइट तब हिकारत से पूछता है कि क्या वो कॉमनर्स आम लोगों के बारे में बात कर रहा है, और उसे विश्वास नहीं होता कि हमारा लड़का सिर्फ उनकी वजह से ऑफर ठुकरा रहा है। एक सिनिस्टर और हेटफुल ग्रिन के साथ वो फ्यूरी में अपने दांत भींचता है और चीखता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कुछ कॉमनर्स को मार डाला, क्योंकि वो बस इंसेक्ट्स कीड़े हैं। नाइट तब चिल्लाता है कि कमजोर लोग स्ट्रांग लोगों के लिए अपना खून बहाने के लिए ही होते हैं। यह सुनकर हमारा लड़का बस अपने चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने दांत भींच लेता है। वो फिर अपने मास्टर से अपोलोजाइज करता है क्योंकि बस इस एक बार वो पीछे नहीं हटने वाला है। और इस तरह अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना किसी हेजिटेशन के फाइनल ब्लो के लिए आगे चार्ज करता है। पंच सीधे नाइट के हेलमेट पर लैंड करता है, जो इम्पैक्ट के फोर्स से चकनाचूर हो जाता है। एक भींची हुई मुट्ठी के साथ हमारा लड़का उस डिसाइसिव ब्लो में अपना सारा डिटर्मिनेशन दिखा देता है और डार्कनेस में हेलमेट के टुकड़े हर डायरेक्शन में उड़ जाते हैं। नाइट उस हिट को नहीं झेल पाता और उसका हाथ लाइफलेस होकर ईंटों वाले ग्राउंड पर गिर जाता है। हमारे हीरो का हाथ भी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन विक्ट्री हासिल हो चुकी थी और इस तरह हमारा प्रोटैगनिस्ट गिरे हुए गोल्डन नाइट की बॉडी के सामने खड़ा है। हमारा लड़का जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक थके हुए एक्सप्रेशन के साथ अपना चेहरा घुमाता है, लेकिन नाइट में अभी भी बोलने की स्ट्रेंथ थी और वो उसे ऑफर एक्सेप्ट न करने के लिए एक फूल मूर्ख कहता है। वो फिर वॉर्न करता है कि हमारे हीरो ने जो किया है उसके बाद अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे लड़के ने एम्परर के बेस्ट नाइट को डिफीट करके उसकी स्वॉर्ड को तोड़ दिया है और इस वजह से अब से उसकी लाइफ प्योर एगोनी और सफरिंग से भरी होगी। फिर भी हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे एक सीरियस और फियरलेस नजर से फेस करता है और अपने लास्ट वर्ड्स के साथ नाइट की उंगली ढीली पड़ जाती है और वो फाइनली चल बसता है। उसकी बॉडी तब कोर्टयार्ड के ग्राउंड पर लाइफलेस पड़ी है, डिस्ट्रक्शन और फायर के बीच। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए वो सिर्फ मनी और कुछ नहीं के बारे में सोचते हुए जिया था, लेकिन अब उसकी मुट्ठी से एक रेड लिक्विड टपक रहा है और हम देखते हैं कि उसे एक नया पर्पस मिल गया है। वो फिर सोचता है कि उन स्काउंड्रल्स बदमाशों ने उसकी टेरिटरी में सभी को खत्म कर दिया और सब कुछ जला दिया, और भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, हमारे लड़के ने बस वो किया जो किया जाना था। तो भले ही हर कोई उसे इसके लिए कोसे, वो अपने डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं करेगा, क्योंकि उसे फील होता है कि यह उसकी नई जर्नी है और फॉलो करने के लिए एक नए पाथ की बिगिनिंग है। आधी रात में एक स्टोन गेट धीरे धीरे क्रीक होकर खुलता है और एक कैसल कोर्टयार्ड रिवील होता है। एक गार्ड फिर एक लकड़ी के डोर के पास ये चेक करने के लिए जाता है कि अंदर क्या हो रहा है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो जैन और उसके एल्विन सोल्जर्स को वहां खड़ा देखता है और वो बोलना स्टार्ट करती है अपने चेहरे पर एक फ्यूरियस लुक के साथ। जेन पूछती है कि क्या सोल्जर ने जो कहा वो सच है। पूरी तरह से पिटा हुआ एल्फ कहता है हान, और उससे उस पर विश्वास करने की भीख मांगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हमारा हीरो कहीं से भी अपीयर हुआ और सभी सोल्जर्स को पीटना स्टार्ट कर दिया और फिर अपने ही बेयर हैंड से
उसने नाइट करीमोव को मार गिराया, जिससे वो पूरे शॉक में रह जाती है। सोल्जर फिर कहता है कि वही लास्ट टाइम था जब उन्होंने करीमोव को देखा था, और जेन स्पीचलेस रह जाती है। वो कोर्टयार्ड की ओर इशारा करती है और पूछती है कि अगर कहानी सच है तो नाइट की बॉडी कहाँ है। एल्फ मेडन चिल्लाती है कि ये एब्सर्ड है और उसे इस पर विश्वास करने के लिए प्रूफ चाहिए। सोल्जर रिप्लाई करता है कि वो भी ये नहीं समझ पा रहा है, लेकिन उसने सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा था। तभी एक और सोल्जर आता है और अनाउंस करता है कि परस्यूट पार्टी रेडी है। जेन तब खुद को संभालती है और फर्म डिटरमाइंड स्टेप्स के साथ चलना स्टार्ट करती है। वो अपने ट्रूप्स की ओर मुड़ती है और वहां मौजूद सभी को एक क्लियर ऑर्डर देती है। वो उन्हें टारगेट को परस्यू करने और बिना हेजिटेशन के उसे खत्म करने का कमांड देती है। एल्फ मेडन फिर रिवील करती है कि हंट का टारगेट हमारा प्रोटैगनिस्ट जोहान है। ट्रूप्स अपने लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए मूव आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे एक ट्रेटर गद्दार और करीमोव के डाउनफॉल का प्राइम सस्पेक्ट बुलाती है। जेन तब उन पर चिल्लाती है कि उसे हंट करो और किसी भी तरह से वापस लाओ। मीनवाइल हमारा हीरो फॉरेस्ट में भाग रहा है, उसके चेहरे पर एक डिटरमाइंड लुक के साथ। मीनवाइल हमारा हीरो कई सारे एल्विन सोल्जर्स के साथ एक कैओटिक ब्रॉल के बीचों बीच फंसा हुआ है। तभी उनमें से एक दर्द से चीखता है, क्योंकि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसे एक ब्रूटल स्ट्राइक मारी थी। एक स्विफ्ट ब्लो के साथ हमारा लड़का बिना किसी रहम के एक और सोल्जर को ढेर कर देता है। यह देखकर जेन अपने ट्रूप्स को वार्न करती है कि कोई भी उससे अकेले फेस नहीं करेगा। वो उन्हें सारे रोड्स ब्लॉक करने का ऑर्डर देती है ताकि उसे थकाया जा सके, जब तक कि वो और आगे न बढ़ पाए। ये सुनकर सारे सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या करीमोव सच में मारा गया। एक डिटरमाइंड गेज के साथ जेन कहती है कि अब बस एक ही चीज है जो उन्हें करनी है। उनका मिशन है हमारे हीरो का सिर एम्परर के पास ले जाना। तभी हमारे लड़के को अपने भाई फिलिप के आखिरी शब्द याद आते हैं। उसने कहा था कि एक वॉर हॉर्स पकड़ो और भाग जाओ, हर कीमत पर सर्वाइव करना। प्रेजेंट में योहान को स्टेबल मिल जाता है और उसे एक पल का रिलीफ महसूस होता है। इसके बावजूद वह सस्पिशियसली पीछे देखता है, क्योंकि वो अभी भी चेज की वजह से टेंस था। वो करीमोव की बॉडी को जमीन पर गिरा देता है और सोचने लगता है कि आगे क्या करना है। हमारा हीरो डिसाइड करता है कि वो आर्मर को एक शील्ड की तरह यूज करने के लिए अपने साथ रखेगा। काफी एफर्ट के साथ वह उस भारी बॉडी को अपनी पीठ पर लादता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। थका हुआ वह अपनी एकमात्र होप को खोजने के लिए स्टेबल का दरवाजा खोलता है। अंदर उसे अपने पिता गेजेन का वॉर हॉर्स दिखाई देता है, जो एक इम्पोजिंग एनिमल था। हमारा प्रोटैगनिस्ट घोड़े के पास जाता है और मन ही मन अपने भाई को थैंक्स कहता है, एक स्माइल के साथ। वो कहता है कि इस एनिमल के साथ वो फाइनली थोड़ा रेस्ट कर पाएगा। फिर वो डिसाइड करता है कि उसके नए कंपेनियन का एक नाम होना चाहिए। घोड़ा अपनी ब्राइट इम्पोजिंग ब्लू आंखों से हमारे हीरो को घूरता है, इसलिए वह अपने लेट ब्रदर के ऑनर में घोड़े का नाम फिलिप रखने का फैसला करता है। मीनवाइल एक एल्विन सोल्जर चिल्लाता है कि उसने वहां कुछ शाइन करते हुए देखा है। उसे यकीन है कि यह डाना के स्टील की चमक है और वह सबको सर्च करने के लिए कहता है। सडनली एक सोल्जर को एक नॉइज सुनाई देती है और वो रियलाइज करता है कि यह घोड़े के खुरों की आवाज है। अगले ही पल हमारा हीरो फिलिप के ऊपर बैठकर उनके पास से उड़ता हुआ निकल जाता है। हमारा लड़का पूरी तरह से जितनी जल्दी हो सके एस्केप करने पर फोकस्ड है। तभी एक एल्फ शॉक में चिल्लाता है, ये देखकर कि योहान घोड़े पर बैठकर भाग रहा है। एक पल बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट और उसका घोड़ा जंगल के अंधेरे में वैनिश हो जाते हैं। एल्विन लीडर को गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों को उसे शूट करने का ऑर्डर देता है। आर्चर्स तब अपने क्रॉसबो रेडी करते हैं और हमारे लड़के की डायरेक्शन में फायर करते हैं, लेकिन बोल्ट्स करीमोव के आर्मर से टकराते हैं, जिसे वो शील्ड की तरह यूज कर रहा है। और ठीक वैसे ही योहान फुल मून की लाइट में रात के अंधेरे में एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। वह पूरी रात राइड करता है और फाइनली अपने पीछा करने वालों से पीछा छुड़ा लेता है। लंबे समय के बाद वो ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर डीप में पहुंचता है। हमारा हीरो, जो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है, घोड़े से उतरता है और सोचता है कि किसी को बिना दफनाए छोड़ना सही नहीं लगता, लेकिन वह उस थॉट को साइड कर देता है और उस पर फोकस करता है जो उसे सच में करने की जरूरत है। यंग मैन करीमोव के आर्मर को देखता है और सोचता है कि ये काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। फिर वह नाइट की पर्पल स्वॉर्ड उठाता है जो जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे रियलाइज होता है कि वेपन लाइट वेट है, लेकिन फिर भी काफी स्टर्डी है, और उसे याद आता है कि यह डानिस स्टील से बना है। स्वॉर्ड हाथ में लेकर हमारा हीरो नोटिस करता है कि इस पर कुछ स्ट्रेंज रून्स बने हुए हैं। उसे तब रियलाइज होता है कि यह एक एंशिएंट इंपीरियल स्क्रिप्ट है और वो बहुत क्यूरियस हो जाता है। उसके दिमाग में एक आवाज कहती है कि यह स्वॉर्ड क्रेस्ट रिट्रीवर है। हमारा लड़का सोचने लगता है कि क्या यह फैमिली क्रेस्ट्स को रिट्रीव करती है, और उसे यह नाम थोड़ा क्रीपी लगता है। वह स्वॉर्ड लेने और नाइट के आर्मर को फिलहाल के लिए दफनाने का फैसला करता है। योहान को लगता है कि यह एक वेस्ट है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो इसके लिए वापस आएगा। फिर वह एक शोवेल पकड़ता है और जंगल के बीच में एक गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देता है। बहुत एफर्ट के बाद हमारा हीरो फाइनली ग्रेव खोदने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर बाद
वह सब कुछ दफनाकर फाइनली थोड़ा रेस्ट करता है क्योंकि वो थक गया था। वो सोचता है कि क्या उसने जो किया वो बॉडी से छुटकारा पाने के लिए काफी था। हमारे लड़के को याद है कि नाइट के डाउनफॉल की खबर जरूर फैलेगी और उसे नाइट के आखिरी शब्द भी याद हैं जिसमें उसने कहा था कि उसका फ्यूचर सिर्फ सफरिंग से भरा होगा। लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि ये सब होने से बहुत पहले ही उसकी लाइफ पहले से ही टफ थी। हमारा हीरो फिर सोचता है कि अब उसे क्या करना है जब वह होमलेस और ब्रोक है। सडनली अंधेरे में एक आवाज उसका ध्यान खींचती है जिससे वो हाई अलर्ट पर आ जाता है। वह तेजी से घूमता है ये देखने के लिए कि वह क्या है और सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार करता है। और जस्ट उसकी लक ये वही जाइंट ब्लैक वुल्फ था जिससे वो पहले मिला था। हमारा प्रोटैगनिस्ट एनॉयड है क्योंकि ये क्रीचर ठीक तभी सामने आया जब वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड था। उसे पता है कि अपनी करंट स्टेट में उसके पास मॉन्स्टर को हराने का कोई चांस नहीं है, इसलिए उसका एकमात्र ऑप्शन है अपने घोड़े तक पहुंचना और वहां से निकल जाना। सडनली एक एल्विन सोल्जर एक्साइटेड होकर चिल्लाता है कि उसे हमारे हीरो का घोड़ा मिल गया है। वे एनिमल को कैप्चर कर लेते हैं और लीडर कहता है कि यूहान जरूर आसपास ही होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अकाटन के वुल्फ्स को पहचान जाता है और शॉक हो जाता है कि वे इतनी जल्दी पहुंच गए। एक एल्फ उसे अंधेरे में देख लेता है और सरप्राइज में चिल्लाते हुए उसकी ओर इशारा करता है। इमीडिएटली पूरा ग्रुप हमारे लड़के पर अपने क्रॉसबो एम कर लेता है। यूहान इरिटेट हो जाता है ये जानते हुए कि वह अकेले उन सब से फाइट नहीं कर सकता। वह अपने सामने जाइंट वुल्फ और ठीक पीछे सोल्जर्स के बीच में ट्रैप्ड है। उसे रियलाइज होता है कि भागने के लिए कोई जगह नहीं है और वो टोटल डेस्पेयर में चला जाता है। वो सोचता है कि क्या ये उसका एंड है, लेकिन फिर कुछ पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि वुल्फ हमारे लड़के को इग्नोर कर देता है और बिना किसी मर्सी के एल्विन सोल्जर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वह क्रीचर गुस्से में आगे बढ़ता है और एक एल्फ पैनिक में हेल्प के लिए चिल्लाता है। यूहान कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि मॉन्स्टर ने पहले उस पर अटैक क्यों नहीं किया, लेकिन उसे जल्द ही रियलाइज होता है कि वुल्फ उसके भागने के लिए रास्ता बना रहा है। हमारा हीरो समझ जाता है कि यह उसका वहां से जिंदा निकलने का एकमात्र चांस है। उसे पता है कि उसे मूव करना होगा क्योंकि अगर अभी नहीं तो वो डेफिनेटली अपना एंड देखेगा। तो एक चीख के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पूरी ताकत से अपने घोड़े की ओर स्प्रिंट करता है। वह सिचुएशन से एस्केप करने के लिए केओस के बीच से आगे बढ़ता है। हमारा लड़का अपना पैर स्टिरअप में रखता है और अपने एनिमल पर चढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। एक लीप के साथ यूहान घोड़े पर चढ़ जाता है और लगाम को कसकर पकड़ लेता है और ऐसा करते हुए उसे अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज आने लगती हैं। अपने घोड़े पर हमारा हीरो अपने फेस पर एक बहुत ही डिटरमाइंड लुक के साथ भागता है। उसे तब याद आता है जब वह एक बच्चा था और एक बहुत ही सिंपल लाइफ थी। प्रेजेंट में यूहान डार्क फॉरेस्ट से अपना डेस्परेट एस्केप जारी रखता है। उसकी ट्रेनिंग और बैटल्स की कई मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैश होती हैं। उसे अपने विलेज में देखे गए सारे डिस्ट्रक्शन भी याद आते हैं और इसी के साथ हमारा लड़का अपने जलते हुए घर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। पास में वुल्फ के साथ फाइट के बाद एक एल्विन सोल्जर लाइफलेस होकर गिर जाता है। वो जाइंट क्रीचर फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट को दूर से एस्केप करते हुए देखता है और उसकी हेल्प करने के बाद वुल्फ रात के अंधेरे में वैनिश हो जाता है। उसकी रेड आइज हमारे हीरो को एक लास्ट वार्निंग देती हुई लगती हैं। आगे यूहान को एल्विन सोल्जर्स द्वारा सेट किया गया एक चेक पॉइंट मिलता है। उसे रियलाइज होता है कि सारे एग्जिट्स ब्लॉक्ड हैं और वो कॉर्नर्ड है। का हुआ हमारा लड़का अपने घोड़े से उतरता है। ठीक से खाए या सोए बिना उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अकाडोन के वुल्व्स उसे लगातार 3 दिनों तक हंट करेंगे। उनके अटैक्स की वजह से हमारा हीरो कई बार अपने एंड के करीब आ गया था। अब वह अपनी लिमिट पर है और अब उसमें अपनी स्वॉर्ड पकड़ने की भी स्ट्रेंथ नहीं है। वह और सोल्जर्स को देखता है और सोचता है कि क्या सच में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। छिपा हुआ हमारा लड़का इस सिचुएशन में क्या करे ये समझ नहीं पा रहा है, लेकिन सडनली उसे एक मर्चेंट कैरावैन पास होता हुआ दिखाई देता है। यूहान को तब एक मर्चेंट के रूप में डिस्गाइज करके एस्केप करने का आइडिया आता है। वह सोचता है कि अगर वह उनमें से एक जैसा दिखता है तो वह सस्पिशन से बच सकता है। हमें गेताना ट्रेडिंग कंपनी के एल्डेंस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। गार्ड्स में से एक, जिसकी एक आंख पर आई पैच है, मास्टर एल्डेंस को बुलाता है। गार्ड कहता है कि यह हैवी आर्मर में एक नाइट है। कान नाम का एक मर्सिनरी उन्हें बैटल के लिए तैयार रहने को कहता है, लेकिन गाज नाम का एक दूसरा मर्सिनरी इस सारी फसाद को समझ नहीं पाता। गोरान तब उसे सिचुएशन को बेहतर ढंग से देखने के लिए कहता है। इसके ऊपर उसने एक प्लेट हेल्म और रेड गॉन्टलेट्स पहने हुए हैं। कान फिर बच्चे को उसकी कमर पर लगी स्वॉर्ड को देखने के लिए कहता है। वह पर्पल हिल्ट की ओर इशारा करता है और बताता है कि यह एडाना की स्टील स्वॉर्ड है। फिर भी गाज को लगता है कि उससे लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। कान एनॉय हो जाता है और किसी को उस इडियट को अपने रास्ते से हटाने के लिए कहता है। एक और मर्सनरी उसे कान से खींचता है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। लीडर एल्डेंस फिर गोरॉन और कान को रेडी होने का आर्डर देता है। एक सीरियस लुक के साथ वह उन्हें अपने सिग्नल पर अटैक करने के लिए कहता है।
दोनों मर्सिनरीज तब रिप्लाई करते हैं कि उन्हें मैसेज मिल गया है। एल्डेंस फिर अपने आदमियों के साथ हमारे हीरो के पास जाता है। कान उन्हें एडवाइस करता है कि फाइट स्टार्ट होने पर पहले उसे उसके घोड़े से नीचे गिरा दे। एल्डेंस पहुंचता है और खुद को ट्रेडिंग कंपनी के लीडर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बिल्ली जैसे बीस्ट मैन को देखकर सरप्राइज्ड है। एल्डन अपने आदमियों को देखता है जो टेंस और हमारे हीरो से लड़ने के लिए रेडी हैं। ठंडे पसीने के साथ वह सिचुएशन को लेकर सच में नर्वस हो जाता है। योहान सोचता है कि वे सस्पिशियस हैं और उसे उन्हें अपना गार्ड नीचे करने के लिए मनाना होगा। वह फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उस पर रास्ते में बैंडिट्स ने अटैक किया था। हमारा लड़का लीडर से अपने आदमियों को उस पर अटैक न करने के लिए कहने को कहता है। एल्डन हंसने लगता है और कहता है कि एक मर्चेंट के रूप में उसे प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। योहान तब अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता है और एक प्रपोजल देने के लिए रेडी हो जाता है। वह पूछता है कि क्या वह उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है क्योंकि बैंडिट्स ने उसके सारे पैसे ले लिए हैं। फूड और शेल्टर के बदले में हमारा हीरो उनके कैरावैन को प्रोटेक्ट करेगा। एल्डन एक पल के लिए सोचता है और क्योंकि हमारा लड़का स्ट्रांग लग रहा है वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। लीडर कहता है कि वे मार्सेल जा रहे हैं और ये एक लॉन्ग ट्रिप होने वाली है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हेल्प के लिए उसे थैंक्स कहता है लेकिन सोचता है कि वो जगह कहाँ है। एल्डेंस अपने आदमियों को इन्फॉर्म करता है कि योहान कुछ समय के लिए उन्हें ज्वाइन करेगा लेकिन एक सीरियस लुक के साथ वह उन्हें ऑर्डर देता है कि अगर कुछ भी होता है तो उसे एलिमिनेट कर दें। मर्सिनरीज कुछ हिचकिचाहट के साथ ऑर्डर पर एग्री करते हैं। हमारा हीरो रिलीव महसूस करता है और सोचता है कि अब उसे बस चेक पॉइंट को पार करना है और इस तरह कैरावैन हमारे लड़के के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। पास में एक एल्विन सोल्जर नोटिस करता है कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है। वे अकाटन के वुल्व्स हैं और वे कैरावैन को इंस्पेक्शन के लिए रुकने का ऑर्डर देते हैं। योहान तब सोचता है कि फाइनली टाइम आ गया है और उसे बस चुपचाप यहां से निकलना है। एल्डेंस फिर खुद को एल्फ से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो डेटाना ट्रेडिंग कंपनी से है। सोल्जर शॉक हो जाता है क्योंकि मार्सेल कंपनी इतनी पावरफुल है कि एम्परर भी उनसे पंगा नहीं ले सकता। गार्ड अपना टोन बदलता है और कहता है कि वे एक ट्रेटर को हंट कर रहे हैं और उन्हें उनकी हेल्प चाहिए। यह सुनकर हमारा हीरो रियलाइज करता है कि चेक पॉइंट सिर्फ उसे पकड़ने के लिए लगाया गया था। एक एल्फ हमारे लड़के की ओर इशारा करता है और उसे अपना हेलमेट उतारकर अपना फेस दिखाने का ऑर्डर देता है। योहान सच में नर्वस हो जाता है लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए एक स्किन कंडीशन होने की कहानी बनाता है। सोल्जर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे जल्दी से हेलमेट उतारने के लिए कहते हैं ताकि वे उसका खराब फेस देख सकें। एक सस्पिशियस लुक के साथ लीडर पूछता है कि क्या हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ छिपा रहा है। हमारा हीरो तब रियलाइज करता है कि कोई रास्ता नहीं है और उसे लड़कर अपना रास्ता बनाना होगा लेकिन सडनली लीडर एल्डेंस चिल्लाता है, सबको यह नॉनसेंस बंद करने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या गार्ड उसकी कंपनी पर डाउट कर रहा है और एल्फ खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। बीस्ट मैन को गुस्सा आता है और वो सीधे उनके कमांडर से कंप्लेंट फाइल करने की धमकी देता है। इसके अलावा वह कहता है कि वह मार्शल ब्रांच में पर्सनली कंप्लेंट करेगा। गार्ड डर जाता है और अपने आदमियों को कैरावैन को बिना किसी और ट्रबल के पास होने देने के लिए कहता है। दूसरे सोल्जर्स एनॉयड हैं लेकिन ग्रुप को अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए रास्ता साफ कर देते हैं। एल्फ कहता है कि हमारा लड़का लकी था और वह उस एक से बच निकलने के लिए राहत की सांस लेता है और इस तरह कैरावैन अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और योहान सोचता है कि वो फाइनली बाहर निकल आया है। वह पीछे मुड़कर देखता है और गार्ड्स को दूर से उसे जाते हुए देखता है। एल्विन सोल्जर्स वहीं खड़े रहते हैं, कैरावैन को सड़क पर गायब होते हुए देखते हुए। उस रात बाद में ग्रुप कैंप लगाता है और एल्डेंस नाइट वॉच शिफ्ट्स ऑर्गेनाइज करता है। कैंप में एल्डेंस सोने से पहले कुछ पेपर्स रिव्यू कर रहा है। वह फिर योहान को बुलाता है और उसे सोने के लिए कहता है क्योंकि वहां उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस काइंडनेस के लिए ग्रेटफुल है क्योंकि वो सब कुछ के बाद एग्जॉस्टेड है। वो फिर अपना स्लीपिंग बैग पकड़ता है ताकि बिना रेस्ट के दिनों के बाद फाइनली सो सके। हमारा लड़का करवटें बदलता है और एक मर्सिनरी नोटिस करता है कि वो फाइनली सोने में कामयाब हो गया है। वो फिर कैंप फायर के पास चैन की नींद सोता है, अपनी स्ट्रेंथ वापस पाता है। मीनवाइल अंधेरे में छिपा कोई दूर से कैंप को देख रहा है। उस मिस्टीरियस मैन के फेस पर एक सिनिस्टर स्माइल है और लगता है कि उसके दिमाग में एक प्लान है। वह फिर अपने आदमियों को आने वाली चीज के लिए रेडी रहने को कहता है। एक पल बाद वह बताता है कि प्लान कैंप को घेरने और एक साथ अटैक करने का है। मीनवाइल योहान आर्मी में एक सोल्जर के रूप में अपनी पास्ट लाइफ का सपना देखता है। उसे एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज याद है जहां उसने एक बड़े दुश्मन के खिलाफ एक डिफेंसिव टैक्टिक का यूज किया था। इस वजह से वह अपनी इंटेलिजेंस के लिए दूसरे सोल्जर्स के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। उसे तब उसकी अचीवमेंट के लिए 5 दिन की छुट्टी और एक कमेंडेशन से रिवॉर्ड किया गया। हमारा लड़का अपने कमांडर को प्राइड के साथ सैल्यूट करता है और चिल्लाता है। वो यह सोचकर एक्साइटेड हो जाता है कि मिलिट्री लाइफ उसे सूट करती है क्योंकि उसने पहले टैक्टिक्स की स्टडी की थी, लेकिन उसे जल्द ही ओल्ड फैशन कल्चर और एग्जॉस्टिंग शिफ्ट्स जैसे डाउनसाइड्स याद आ जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम सैलरी थी, जो एक टोटल जोक था।
सपने में उसे पकड़ लिया जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उस जगह से कोई एस्केप नहीं है। नाइटमेयर खत्म होता है और हमारा हीरो कैंप में चौंक कर और ठंडे पसीने में जागता है। हमारा हीरो उठता है और रियलाइज करता है कि ये सब बस एक बुरा सपना था। वो बैठ जाता है और कंप्लेंट करता है कि नाइटमेयर की वजह से उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। लेकिन सडनली उसे महसूस होता है कि कैंप में कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। फुल मून आसमान को रोशन करता है और कहीं से एरोज की बौछार होने लगती है। कंफ्यूज्ड होकर हमारा लड़का ऊपर देखता है और प्रोजेक्टाइल्स को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। एक क्विक मूव के साथ वह हवा में एक एरो को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे ठीक समय पर खतरे का एहसास होता है। वह ठीक उसके फेस पर लगने से ठीक पहले एरो को पकड़ने में बाल बाल कामयाब होता है। उसे तब रियलाइज होता है कि ये एक अटैक है और सोल्जर्स ने फाइनली उसे ढूंढ लिया है। अनॉयड होकर हमारा हीरो उठता है और डिसाइड करता है कि उसे मर्सनरीज को अलर्ट करने की जरूरत है। अपनी पूरी ताकत से वो चिल्लाता है, वार्निंग देता है कि दुश्मन कैंप पर अटैक कर रहे हैं। यह चीख सबको जगा देती है जिससे एल्डेंस और दूसरे मर्सनरीज हाई अलर्ट पर आ जाते हैं। स्टोरी फिर अटैक अलार्म बजने से 5 मिनट पहले फ्लैशबैक में जाती है। मर्सनरी गाज खान से कंप्लेंट कर रहा है कि उन्हें ही सारा हैवी लिफ्टिंग करना पड़ता है। खान कंप्लेंट से एनॉय हो जाता है और बच्चे को अभी अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। गाज कंफ्यूज्ड है और समझ नहीं पा रहा है कि उसका कंपेनियन उसे क्यों डांट रहा है। खान फिर एक्सप्लेन करता है कि तुम गार्ड ड्यूटी के लिए किसी ऐसे आदमी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते जिसे तुम मुश्किल से जानते हो। इसके अलावा वह वार्न करता है कि बिना सोचे समझे एक्ट करना तुम्हें इस काम में बहुत आगे नहीं ले जाएगा। मर्सिनरी फिर पूछता है कि यंग मैन ने उनके ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया। गाज को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर उसे पता होता कि ग्रुप इतना कावर्डली है तो वो कभी ज्वाइन नहीं करता। कान को गुस्सा आता है और वो पूछता है कि क्या बच्चे ने कुछ खराब खा लिया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो अपना एंड चाहता है। मर्सिनरी फिर लड़के को उसकी बदतमीजी के लिए सबक सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन सडनली हमारे हीरो की चीख कैंप में गूंजती है जिससे वे दोनों अलर्ट हो जाते हैं। तुरंत बाद एरोज की बौछार होने लगती है और वे जमीन पर कूद जाते हैं। कान तेजी से एक्ट करता है और गाज को अटैक से बचाता है ताकि उसे चोट न लगे। पहली वेव के बाद वो नोटिस करता है कि एरो शावर एक पल के लिए रुक गया है। वह फिर बच्चे को जाकर बैटल में बाकी ग्रुप को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कहता है, लेकिन गाज पैनिक कर जाता है और भागने लगता है, डर से चिल्लाते हुए और अपनी पोस्ट छोड़कर। कान उसकी कायरता पर फ्यूरियस है और गॉन ये देखने के लिए आता है कि क्या वो ठीक है। यंग मैन उसे वार्न करता है कि यह एक एनिमी अटैक है और एरोज कहीं से भी आ गए। कान फिर पूछता है कि वह कावर्ड कहाँ है, लेकिन वह लीडर की सेफ्टी को लेकर ज्यादा कंसर्न है। गोरान कहता है कि एल्डेंस कैरेज के नीचे छिपा है और उसे रेडी रहने के लिए कहता है। उसी पल हमारा हीरो प्रकट होता है और मर्सिनरीज को ऑर्डर देना स्टार्ट कर देता है। वह उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कैरेज के चारों ओर एक डिफेंसिव सर्कल बनाने के लिए कहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि उन्हें एक साथ लड़ने की जरूरत है क्योंकि वे नहीं जानते कि अटैक कहां से आ रहा है। लेकिन कान उसे घूरता है और पूछता है कि क्या वो उनका बॉस है जो इस तरह के ऑर्डर दे रहा है। मर्सिनरी फिर कहता है कि वे अपना बिजनेस खुद हैंडल करते हैं और योहान को अपना बचाव खुद करने के लिए कहता है। हमारा लड़का एक अटैक के बीच में उस आदमी की जिद्दीपन से शौक है। फिर भी गोन अपने आदमियों को अपनी शील्ड्स पकड़ने और फाइट के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। योहान इंसिस्ट करता है और एक शील्ड मांगता है क्योंकि उसने पहले भी ऐसी ही सिचुएशंस में फाइट की है। लेकिन एल्डन चिल्लाता है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा है और हमारे हीरो को फाइट में खुद को संभालने के लिए कहता है। हमारा लड़का काफी अपसेट है, ये रियलाइज करते हुए कि यहाँ कोई भी उस पर फाइट करने के लिए ट्रस्ट नहीं करता है। सडनली उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है जब वो अंधेरे में एक नए खतरे को आते हुए महसूस करता है। एक पल बाद कुछ बहुत ही अगली फेसेस वाले बैंडिट्स की एक होड़ कैंप पर चार्ज करती है। योहान तब रियलाइज करता है कि वे अखेटन के वुल्व्स नहीं हैं और सोचता है कि क्या वे सिर्फ बैंडिट्स हैं। क्रिमिनल्स बिना सोचे समझे ग्रुप पर चार्ज करते रहते हैं। खान फिर चिल्लाता है और अपने सभी आदमियों को पूरी ताकत से अटैक करने का ऑर्डर देता है। हमारा हीरो शॉक है, सोच रहा है कि अगर सब चले गए तो कैरेज को कौन प्रोटेक्ट करेगा। फाइट शुरू हो जाती है और एक मर्सिनरी रात में अटैक करने के लिए बैंडिट्स को कोसता है। बैंडिट लीडर आगे बढ़ने के लिए चिल्लाता है क्योंकि उनके पास नंबर्स का एडवांटेज है। गोरान फिर अपने आदमियों को पीछे न हटने के लिए चिल्लाता है वरना वे अपना एंड देखेंगे। लेकिन एक बैंडिट उसे फेस से पकड़ता है और एक पावरफुल ब्लो से उसे चुप करा देता है। ये देखकर कान डेस्परेशन में चिल्लाता है, कैप्टन गोरान का नाम पुकारता है जो खतरे में है। बैंडिट फिर जमीन पर पड़े मर्सिनरी को फाइनल ब्लो देने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाता है। यह देखकर हमारा हीरो हाथ में अपनी पर्पल स्वॉर्ड लेकर उसे बचाने के लिए दौड़ता है। एक स्विफ्ट मूवमेंट के साथ वो दुश्मन की ओर पर्पल एनर्जी का एक स्लैश छोड़ता है। बैंडिट कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रहा है कि उसकी ओर आने वाली वो लाइट क्या है। अटैक फिर उसे सीधे हिट करता है, उसे बिना डिफेंड करने का मौका दिए 2 हिस्सों में काट देता है। गोरान शॉक में है
जब वो सीन देखता है, दुश्मन के रेड लिक्विड से ढंक जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर हाथ में अपनी स्वॉर्ड्स लिए खड़ा है, अपने अटैक की पावर को रियलाइज करते हुए। हमारे लड़के की स्वॉर्ड रेड रून्स से ग्लो करती है, जिससे बैंडिट शॉक में रह जाते हैं। बैंडिट लीडर फिर नोटिस करता है कि स्वॉर्ड पर बना रून रेड लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो चिल्लाता है कि यह एक डेमोनिक स्वॉर्ड है। समझ नहीं पा रहा है कि एक मर्चेंट के गार्ड के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है। यूहान फिर उनके डर का फायदा उठाता है और चिल्लाता है कि वह ईस्ट फैमिली का एक नोबल है। यह सुनकर कान हमारे हीरो के रेवलेशन से शॉक और कंफ्यूज्ड है। गोरान भी सरप्राइज्ड है और सोचता है कि क्या वो इतने समय से एक नोबल था। अपने थॉट्स में वो सोचता है कि क्या एड्स नाम को ईस्ट में बदलने से कोई प्रॉब्लम होगी। बैंडिट्स पैनिक करने लगते हैं, ये जानते हुए कि एक नोबल से पंगा लेना उनके लिए बहुत बुरा एंड लाएगा। अपनी स्वॉर्ड ग्लो करते हुए वो फिर से पूछता है कि वे सरेंडर करेंगे या नहीं। वो फिर पूछता है कि क्या वे अभी सरेंडर करने जा रहे हैं या वे उसकी स्वॉर्ड से अपना एंड देखना पसंद करेंगे। बैंडिट्स डरे हुए हैं और वह उन्हें अपने डिसीजन के बारे में ध्यान से सोचने के लिए कहता है। उनका लीडर पसीना बहाने लगता है, ये नहीं जानते हुए कि इस सिचुएशन में क्या करना है। एक एक करके बैंडिट्स अपनी स्वॉर्ड जमीन पर गिराने लगते हैं। जल्द ही कैंप ग्राउंड पर वेपन्स का एक ढेर बन जाता है। हाथ ऊपर उठाकर वे हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने सरेंडर कर देते हैं। हमारा हीरो फिर अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और अपना अगला कमांड देने के लिए तैयार होता है। वह गोरॉन को बुलाता है और मर्सिनरी को सभी प्रिजनर्स को बांधने के लिए कहता है। वो वॉर्न करता है कि अगर कोई भी रेजिस्ट करता है तो मर्सिनरी उन्हें खत्म कर सकता है। सिचुएशन रिजॉल्व होने पर वो एल्डन से पूछता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। गोरॉन नोबल को लेकर वरीड है और सोचता है कि क्या वो बुरे बर्ताव के लिए ऑफेंड होगा, लेकिन एल्डन कहता है कि वो चीजों को संभाल लेगा क्योंकि उन्होंने उसे अपनी मर्जी से कैरावैन में एक्सेप्ट किया था। वो फिर हमारे लड़के के पास जाता है और उस रात उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसे थैंक्स कहता है। बीस्ट मैन फिर एक रिवॉर्ड ऑफर करता है, ये सोचते हुए कि अगर उसे पता होता तो वो उसे एक शील्ड दे देता। हमारा हीरो कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है और वो बस खुश है कि सब सेफ है। एल्डन सरप्राइज्ड है क्योंकि हमारा लड़का हेल्प करने के लिए रिवॉर्ड भी नहीं चाहता। दोनों फिर एक पल के लिए स्टारलाइट के नीचे खड़े रहते हैं। हमारा लड़का फिर पूछता है कि क्या अगली बार वो एक शील्ड बोरो कर सकता है। एल्डन तुरंत एग्री करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे बिना फेल हुए एक शील्ड लैंड करेगा। हमारा हीरो कहता है कि वह प्रिजनर्स से इंटेरोगेट करना चाहता है और लीडर अब उसे जाने देता है जब उसका स्टेटस रिवील हो गया है। वो कहता है कि वो और कैजुअली बात करेगा। वह फिर एक प्रिजनर को किक मारता है और उस आदमी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। बैंडिट हमारे लड़के से मिली किक से दर्द में कराता है। हमारा हीरो फिर पूछता है कि वे कौन हैं और उन्होंने कैरावैन पर अटैक क्यों किया। बैंडिट रिवील करता है कि वे एक्सटर्मिनेटेड ब्रिट्स फैमिली के सोल्जर्स हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि महीनों पहले फैमिली को धोखा दिया गया था और सबको खत्म कर दिया गया। बैंडिट फिर रिवील करता है कि अटैकर्स अकाटन के डरावने वुल्फ्स थे। उन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन जब नोबल एग्जीक्यूटर आया तो वे हार गए। गोरान नोबल एग्जीक्यूटर नाम से सरप्राइज्ड है और सोचता है कि उसने ये पहले सुना है और वो रिवील करता है कि उसका नाम खैरामूव है, एम्परर का अपना हंटिंग डॉग। बैंडिट घुटने टेकता है और माफी मांगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि कैरावैन एक नोबल का है। वह कहता है कि आर्मी ने उन्हें हंट किया और नॉर्थ के लोगों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। तो वो कहता है कि चोरी करना जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन उन्हें किसी तरह सरवाइव करना था। हमारा हीरो फिर पूछता है क्या ग्रुप पर अटैक करने का कोई और रीजन था। बैंडिट नहीं में रिप्लाई करता है और कहता है कि वे केवल मर्चेंट गिल्ड का चार्टर चाहते थे। यह सुनकर एल्डन फ्यूरियस हो जाता है और चिल्लाता है कि चार्टर ट्रस्ट का मामला है। वह कहता है कि वे बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं और योहान लीडर को टेक इट इजी कहने के लिए कहता है। हमारा हीरो फिर करीमोव को एम्परर को धोखा देने के बारे में यही बात कहते हुए याद करता है। एक सीरियस लुक के साथ वो अपने दांत पीसता है और फाइनली समझ जाता है कि क्या हो रहा है। उसे रियलाइज होता है कि एम्परर को बस नोबल से छुटकारा पाने का एक एक्सक्यूज चाहिए था। वो फिर नाइट को याद करता है और एम्परर की बातों में आने के लिए उसे कोसता है। हमारे लड़के को रियलाइज होता है कि अंत में वे भी उसी की तरह पावर के विक्टिम्स हैं। फिर भी वह जानता है कि वे बैंडिट्स हैं और उनका फेट डिसाइड करना आसान नहीं होगा। कान फिर पूछता है कि उनके साथ क्या करना है और उनसे और इन्फॉर्मेशन निकालने की पेशकश करता है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि यह जरूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही उन्हें वह सब कुछ बता दिया है जो उन्हें जानना था। सडनली जैज अपना मिस पकड़ता है और एक प्रिजनर को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ब्लो लैंड कर पाता, कान उसे अपने वेपन से रोक देता है। मर्सिनरी बैंडिट को डिफेंड करता है और दिखाता है कि वो बच्चे को कंटिन्यू नहीं करने देगा। गाज शॉक है और पूछता है कि वो उसे अपना रिवेंज लेने से क्यों रोक रहा है। कान फिर कहता है कि उन्हें पनिश करने का कोई राइट नहीं है क्योंकि उन्होंने नोबल के सामने सरेंडर किया था। गाज एम्बैरेस्ड दिखता है और कान से एग्री करता है कि वो गलत था। मीनवाइल बैंडिट्स घुटने टेकते हैं और नाइट से अपनी जान बख्शने की भीख मांगते हैं। वे रोते हैं और डर से कांपते हैं, यह जानते हुए कि उनका एंड बहुत करीब है। कान फिर योहान की ओर मुड़ता है
और उन सबको वहीं खत्म करने की पेशकश करता है। हाथ अपनी स्वॉर्ड पर रखकर वो काम स्टार्ट करने के लिए हमारे हीरो के ऑर्डर का इंतजार करता है। लेकिन सबके सरप्राइज में हमारा लड़का उन्हें प्रिजनर्स को खोलने और रिलीज करने के लिए कहता है। बैंडिट शॉक हैं और उसके डिसीजन पर राहत से रोने लगते हैं। गाज गुस्से में है और पूछता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें जिंदा क्यों जाने दे रहा है। हमारा हीरो यंग मैन को इग्नोर करता है और एक मैसेज के साथ बैंडिट्स की ओर मुड़ता है। वह कहता है कि वह उनकी सिचुएशन समझता है, लेकिन बैंडिट बनना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। वो फिर रिवील करता है कि उसने भी सर्वाइव करने के लिए एक ट्रेड सीखा है। एल्डन्स ये सुनकर शॉक है कि एक नोबल कहता है कि उसे एक जॉब सीखने की जरूरत पड़ी। गोरान भी कमेंट करता है कि वो यहाँ सिर्फ अच्छी सैलरी के लिए है जो उसे मिलती है। हमारा लड़का फिर कहता है कि वो एक कंडीशन पर उनकी जान बख्श देगा। बैंडिट्स ग्रेटिट्यूड में झुकते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वे उसकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलेंगे। ग्रुप फिर जाने की तैयारी करता है और हमारा हीरो और कोई ट्रबल नहीं चाहता, लेकिन दूर से एक वुल्फ का सिलहूट एक पहाड़ी की चोटी से सब कुछ देख रहा है। वह मिस्टीरियस क्रीचर कैरावैन के कदमों को फॉलो करता हुआ लगता है। यह वही जाइंट वुल्फ है जिसकी रेड आइज हैं और जिससे हमारा लड़का पहले मिल चुका है। मार्शल जाने से पहले ग्रुप लुट्सबैक नाम के एक विलेज में रुकने का फैसला करता है। लुट्सबैक के विलेज में चीफ को इन्फॉर्म किया जाता है कि गिटाना कंपनी का एल्डन्स आ गया है। विलेज लीडर फिर बीस्ट मैन से मिलने और उसका वेलकम करने जाता है। एल्डन्स उसे एक एंथुजियास्टिक हग के साथ ग्रीट करता है और कहता है कि उन्हें मिले हुए महीने हो गए हैं। चीफ उसे वापस हग करता है और पूछता है कि क्या रास्ते में कुछ हुआ था। बीस्ट मैन एक्सप्लेन करता है कि वे बैंडिट्स से मिले और एम्परर के साथ चीजें खराब दिख रही हैं। चीफ उसे डांटता है, वार्निंग देता है कि कोई उसे हिज मैजेस्टी के बारे में बुरा बोलते हुए सुन सकता है। फिर भी एल्डन कहता है कि वे डिलीवर करने में कामयाब रहे, सब कुछ एक नोबल की बदौलत जिसने उनकी हेल्प की। चीफ सरप्राइज्ड है, लेकिन कहता है कि कुछ हफ्ते पहले वहां एक और नोबल भी आया था। वो कहता है कि वह आदमी एक फेक नोबल था और उसने उसे विलेज से बाहर निकाल दिया। एल्डन हंसता है और कहता है कि उसके दोस्त ने बिना कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचे एक्ट करने की अपनी आदत नहीं बदली है, लेकिन वह उसे एश्योर करता है कि उनके साथ आया नोबल अलग और बहुत ब्रेव है। चीफ शॉक है क्योंकि उस आदमी ने अपने अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड भी नहीं मांगा। वो फिर सोचता है कि विलेज में एक नाइट का होना बैंडिट्स के खिलाफ एक बड़ी हेल्प होगी। इसके अलावा एक रियल नाइट एक पूरे ग्रुप को खत्म करने के लिए काफी स्ट्रांग होगा। चीफ फिर हमारे हीरो को कुछ हफ्तों के लिए विलेज में रहने के लिए इनवाइट करता है। एल्डन्स इनविटेशन रिफ्यूज कर देता है, लेकिन चीफ इंसिस्ट करता है और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। बीस्ट मैन तब रियलाइज करता है कि उसका दोस्त उसके कंपेनियन को चुराने की कोशिश कर रहा है। चीफ फिर सब्जेक्ट चेंज करता है और पूछता है कि नोबल नाइट कहाँ है। मीनवाइल हमारा हीरो एक पेड़ के नीचे बैठा है, बहुत थका हुआ दिख रहा है। वह भूखा है और कमजोरी से बेहोश होने वाला है। गोरॉन फिर हमारे हीरो के पास कुछ बात करने के लिए आता है। वह अपना हाथ बढ़ाता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ ऑफर करता है। मर्सिनरी उसे कॉइन्स का एक बैग देता है और कहता है कि ये बैंडिट्स का पैसा है। वह एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने बैंडिट्स के पास जो कुछ भी था सब बेच दिया और इससे अच्छा खासा कैश मिला। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वे कुछ नहीं लेंगे और गोरॉन कहता है कि ये सब उसी का किया धरा है। हमारा लड़का फिर एक पल के लिए सोचता है कि उस सारे पैसे का क्या करना है, लेकिन सबके सरप्राइज में वो मनी बैग गोरॉन को वापस दे देता है। मर्सिनरी समझ नहीं पाता और कहता है कि स्पॉइल्स पर उसका हक है। हमारा हीरो फिर कहता है कि उसने अपना हिस्सा ले लिया है और बस कुछ कॉइन्स दिखाता है। वो इंसिस्ट करता है कि ये ठीक है, लेकिन अपने मन में वह खोए हुए पैसे पर रो रहा है। फिर भी वह जानता है कि ग्रुप के साथ रहना अकेले वुल्व्स का सामना करने से बेहतर है। गोरॉन टच हो जाता है और कहता है कि वे सच्चे कंपेनियंस की तरह एक साथ लड़े। हमारा लड़का फिर एक सिंगल कॉइन दिखाता है और सोचता है कि इससे वो आदमी उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगेगा। इसी के साथ वह अलविदा कहता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। गोरॉन ब्लश करता है और सोचता है कि हमारे हीरो की डिग्निटी एक सच्चे नाइट की है। बाद में वह दूसरे मर्सिनरीज को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए इकट्ठा करता है। वो कहता है कि योहान ने उनके एफर्ट्स की तारीफ की और कि वह प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। एक्साइटेड होकर वह सबको पैसे का अपना हिस्सा लेने के लिए लाइन में लगने के लिए कहता है। मर्सिनरी शॉक हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें सच में कुछ मिल रहा है। वे फिर उसे कंफ्यूज्ड होकर देखते हैं। मर्सिनरीज फिर सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं और सेलिब्रेशन में चीयर करने लगते हैं। वे अपनी मुट्ठियां उठाते हैं और पूरे विलेज में हमारे हीरो का नाम चिल्लाते हैं। मीनवाइल हमारा लड़का पास के एक इन में रेस्ट कर रहा है। वह फाइनली अपनी स्वॉर्ड और एक बहुत ही फनी दिखने वाली कैप के साथ शांति से सोने में कामयाब होता है। लेकिन आधी रात में उसके रूम का दरवाजा बहुत धीरे धीरे क्रीक करने लगता है और एक पल बाद डोरनॉब घूमता है और दरवाजा ध्यान से खुलता है। नॉइस के बावजूद हमारा हीरो सोता रहता है, पूरी तरह से अनजान। सडनली रूम के अंधेरे में एक जोड़ी रेड आइज दिखाई देती हैं और एक असैसिन हमारे लड़के को अपने डैगर से खत्म करने की तैयारी करता है।